हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग। ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का 10th चैप्टर होने वाला है। ओके, और आखिरी चैप्टर इसके बाद होगा। उसके बाद हम लोग का वन शॉट सीरीज जो है बिजनेस मैनेजमेंट का क्लास 12 के लिए अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप उन सब लेक्चर्स को भी पहले जरूर चेकआउट करना जो चैप्टर फर्स्ट से मैंने पढ़ाया है। आपको मजा आएगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है ना। हमेशा की तरह ये जो नोट्स है वो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐप के अंदर चेकआउट कर सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले समझते हैं मार्केटिंग का मतलब। ठीक है, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। लेकिन मीनिंग ऑफ मार्केटिंग के पहले ना मैं आपको मार्केट का मतलब बताना चाहता हूँ। देखो, मार्केट का मतलब सिंपल सी बात करें, मार्केट एक बहुत कॉमन टर्म है। हम लोग जब भी घर में होते हैं ना, बाहर जा रहे होते हैं मम्मी के साथ कपड़ा खरीदने या फिर कुछ भी, तो हम लोग जनरली बोलते हैं ना हम लोग मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट क्या होता है कि मार्केट हम लोग का प्लेस है। ठीक है, प्लेस है जहाँ पे आपके जो बायर है एंड सेलर है मिलते हैं और किसी भी चीज़ की परचेसिंग या फिर बोल लो बाइंग। ठीक है, एंड जो सेलिंग है होता है टेक प्लेस। ठीक है ना, फॉर कंसिडरेशन। अब इसका मतलब समझना, मतलब कि इस डेफिनेशन का मतलब समझना। मार्केट का मतलब वो प्लेस है जहाँ पे बायर होते हैं और सेलर होते हैं। बायर आप होते हो, आप कोई दुकान वाला होगा तो ही तो आपके प्रोडक्ट बेचेगा ना। तो बाई एंड सेलिंग होती है। ठीक है ना, किस चीज़ की होती है सर? ओके, गुड्स की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है। ओके, और बदले में क्या देते हो आप? कोई ना कोई कंसिडरेशन देते हो। कंसिडरेशन का बेसिक मतलब यहाँ पे क्या है? कंसिडरेशन का बेसिक मतलब है पैसा देते हो। पैसा देते हो, या पहले ज़माने में किसी भी काइंड्स में होता था, बेसिकली हम लोग बार्टर वगैरह करते थे। ओके, सेलिंग किस चीज़ की होगी? यहाँ पे गुड्स की होती है। गुड्स की होती है या फिर सर्विसेज की होती है। देखते हो ना, ऑटो वाले, रिक्शा वाले भैया भी हम लोग। देखो, मार्केट बेसिकली आपको पता है। लेट से मुझे कपड़े खरीदने थे, मुझे कपड़े के मार्केट में जाना होगा। कपड़े बेचने वालों को भी पता है कि लोग यहाँ पे कपड़ा खरीदने आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपको बायर को भी पता है कि सेलर कहाँ मिलेगा, और यहाँ पे सेलर को भी पता है बायर कहाँ मिलेगा। और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के अद्भुत मिलन को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। अब हम लोग मार्केट में जो गुड्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उसको बेचने के लिए जितने एफर्ट्स करते हैं, कस्टमर को इंड्यूस करना, उसकी पैकेजिंग करना प्रोडक्ट की, कस्टमर को डिस्काउंट देना, ऑफर्स देना, ठीक है ना, कस्टमर को इंटरटेन करना, उनके डाउट्स को हैंडल करना, वो सारे मार्केटिंग होते हैं। तो मार्केटिंग अच्छा खासा ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे और आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें रियलाइज हो जाएगी। मतलब समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में कि है क्या। देखो, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग की अगर बात करें तो डिफरेंट पीपल एक्सप्लेन मार्केटिंग इन द डिफरेंट वे। हर कोई का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है मार्केटिंग को एक्सप्लेन करने का। सम पीपल थिंक मार्केटिंग क्या है? सेम एज द शॉपिंग, वाइल द अदर थिंग इट ओनली अबाउट द सेलिंग द प्रोडक्ट। कुछ लोगों को लगता है भाई सामान खरीदना मार्केटिंग है, किसी को लगता है बेचना मार्केटिंग है। मतलब जैसे देखो ना, हम लोग बोलते हैं ना यार मार्केटिंग करना है बाहर, तो हम लोग का सेंस क्या होता है कि हम लोग जाके मार्केट से बहुत सारी चीज़ों को खरीदेंगे। वहीं बात करते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, मार्केटिंग का मतलब वहाँ पे चीज़ों को बेचना होता है। जैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं हम लोग, ब्रांड इंडोर्समेंट करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, ऑफर्स निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे मार्केटिंग मतलब दो, बेसिकली एक कॉइन के दो पहलू होते हैं ना। बिल्कुल वैसा है कि एक तरफ सोचा जा रहा है, कुछ लोग का मानना है कि मार्केटिंग का मतलब है चीज़ों को खरीदना, दूसरा है कि मार्केटिंग का मतलब है चीज़ों को बेचना। देखा जाए दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है। आफ्टर आफ्टर दे प्रोड्यूस, ठीक है ना, मतलब ऑब्वियसली पता है कोई प्रोड्यूस करने के बाद। चलो, some also believe marketing means produce प्रोडक्ट डिज़ाइन और मर्चेंडाइजिंग। मतलब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को कहते हैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसकी लुक पे काम करना। देखोगे एप्पल के प्रोडक्ट्स उसकी लुक से ज़्यादा क्लासी दिखते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट की डिज़ाइन और उसको मर्चेंडाइज करना, मतलब उसकी पैकिंग करके बेचना, बेसिकली लोगों को लुभाना, है ना। किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ना, अगर आपको मौका मिले, मतलब जनरली मेजोरिटी ऑफ द पर्सन एक्सक्लूडिंग मी, उनको अगर कोई बोला जाएगा कि एक फ़ोन है जो 40,000 का है, ओके लेट्स से उसको एग्जांपल दिया जाएगा, एक फ़ोन है जो 40,000 का है और एक फ़ोन है जो 1.95,000 का में भी है, जैसे ये एप्पल है, महंगा फ़ोन है, और ये हो सकता है सैमसंग का हो। तो मेजोरिटी ऑफ द जो आज के जेनजी हैं वो क्या करेंगे? वो ये प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। हाउएवर आई एम ऑल्सो जेनजी, बट ठीक है। ओके, तो फिलहाल के लिए देखो वो एप्पल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज उनको थोड़ा ये मर्चेंडाइजिंग, बेसिकली एप्पल की पैकेजिंग पसंद है, कि ब्रांड वैल्यू वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। बट
एक्सक्लूडिंग मी क्यों बोला मैंने, इसका कारण है कि बिकॉज मैं वैल्यू ज़्यादा देखता हूँ रादर दैन ये फालतू के चीज़ें, तो इस वजह से बोला कि आई डोंट लाइक एप्पल टू मच, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आई? आगे बात करते हैं। अभी धीरे धीरे आपको फिर भी नहीं समझ में आई, मैं फिर बोलूँगा। अगर स्टिल नहीं समझ में आई, अभी आगे बढ़ो। पूरे 34 पेजेस पढ़ने अपने को ना, अभी सिर्फ 3 लाइन पढ़ा है, ठीक है, तो समझ में आएगा। चलो, ऑल द आइडियाज आर पार्शली करेक्ट, ठीक है ना, सभी जो चीज़ें हैं अपने अपने जगह सही है एक तरीके से। बट मार्केटिंग इज मच ब्रॉडर, मार्केटिंग मगर इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, ये केवल सेलिंग और शॉपिंग से रिलेटेड नहीं है, या फिर किसी चीज़ को डिज़ाइन कर दिया, नहीं, ये बल्कि ये सारे चीज़ें इसी के अंदर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? वैसा है। ट्रेडिशनली देखोगे ना, मार्केटिंग वाज एक्सप्लेन द एक्टिविटी दैट हेल्प्स मूव गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। ट्रेडिशनली देखोगे पुराने ज़माने से, तो बेसिकली मार्केट का मतलब साधारण सा ये होता था कि यहाँ पे जो गुड्स हैं, ये बेसिकली गुड्स की मूवमेंट की बात हो रही है या फिर सर्विस की मूवमेंट की बात हो रही है, किसके? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। कंज्यूमर कौन है? बंदा जो पैसा पे कर रहा है, जो चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूमर है। जैसे मैंने ये पेन को ख़रीदा, ठीक है ना, इस पेन को ख़रीदने के लिए मैंने पेमेंट करा होगा, है ना। तो पेमेंट जब मैंने करा तो आई एम द कंज्यूमर, बिकॉज मैंने पेमेंट करके मैं इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझ में आया? तो बेसिकली प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुँच रहा है क्या सर? गुड्स है या सर्विसेज है। क्या ये बात समझ में आया? ओके, मोस्ट कंपनीज प्रोड्यूस गुड्स नॉट फॉर देयर ओन यूज। जनरली देखोगे जो गुड्स कंपनियां बनाती हैं वो खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाती। चलो दूर क्यों जाना, मेरी एग्जांपल ले लो ना। मैंने ये नोट्स बनाया है, ध्यान देना, आपके लिए। अब देखो, मुंह से भी निकला आपके लिए, मतलब ये मैं अपने लिए, अपने खुद के पढ़ाई के लिए मैंने ये नोट्स नहीं बनाया है ना। तो बेसिकली यहाँ पे यही होता है कि जो कंपनियां होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बनाती हैं, या आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, तो वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो खुद के लिए नहीं कर रहे। बेसिकली वो खुद के कंजम्पशन को पहला प्रेफरेंस नहीं देंगे, पहले प्रेफर करेंगे कि उनका कस्टमर क्या खरीद रहा है, ठीक है ना, उनका कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा है, मोस्ट कंपनीज प्रोड्यूस गुड्स और नॉट फॉर देयर ओन यूज। वो खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाते। जैसे सैमसंग ने ये पेन बनाया, ये पेन वो सैमसंग खुद के इस्तेमाल के लिए बनाया होगा क्या? नहीं, वो कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिए बनाया है। क्या ये बात समझ में आए? बट फॉर अदर्स, ओके, खुद के लिए नहीं बनाते, वो किसी और के लिए। बेसिकली यहाँ पे फॉर अदर्स का मतलब क्या? कंज्यूमर के लिए। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए बनाते हैं। क्लियर है? आप ध्यान देना, टू डिलीवर दिस गुड्स टू कंज्यूमर्स, कस्टमर्स, जो भी बोल लो, मेनी एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड एज। देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। 2 टर्म होता है, समझो। एक होता है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, एक टर्म में तुम्हें समझाना चाहता हूँ बिफोर मूविंग अहेड, जो कि ज़रूरी है, आपको अभी से क्लियर रही है। एक होगा कंज्यूमर और एक कस्टमर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? या फिर डायरेक्टली काम करते हैं ना, सवाल उठता है दोनों में से डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। कंज्यूमर क्या होता है? इंड यूज़र होता है, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट या फिर सर्विस, जो भी है, एज द केस में भी, ठीक है ना। तो बेसिकली कंज्यूमर क्या होता है? एंड यूज़र होता है किसी भी प्रोडक्ट का, बेसिकली गुड्स का या फिर सर्विसेज का। क्लियर है? लेकिन कंज्यूमर क्या होता है? ये पे तो करता है बट नॉट एंड यूज़र ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। एग्जाम्पल के लिए समझना, ये एक स्टोर है, अब्दुल सोडा स्टोर, गोकुलधाम सोसाइटी देखा है ना, जेठालाल, वो वाला। अब इस स्टोर पे यहाँ पे अब्दुल बैठता है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे इसकी फ्रिज है जिसमें बहुत सारे सोडा रखा हुआ है। क्या है? सोडा। अब ये सोडा मैन्युफैक्चरिंग का ये क्या है? फैक्ट्री है, ठीक है, सोडा मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये बहुत सारा सोडा क्या करता है? अब्दुल परचेस करता है। क्या करता है? परचेस कर लेता है बहुत सारा सोडा। लेट से मैं बोलता हूँ 100 यूनिट सोड परचेस करता है 100 रुपये के हिसाब से, यानी 10,000 रुपये का ये सोडा परचेस करता है पर डे, ठीक है ना, पर डे। ध्यान देना,
अब ये जो अब्दुल जो है, ये जो सोडा परचेस कर रहा है रेगुलर, क्या ये खुद के लिए कर रहा है? नहीं। लेकिन सर ये परचेस कर रहा है तब बदले में पेमेंट भी तो करता होगा, पेमेंट भी तो करता होगा इस कंपनी को, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब सर यहाँ पे पेमेंट तो इंक्लूडेड है। क्या है यहाँ पे? पेमेंट जो है वो इंक्लूडेड है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मतलब सर ये जो बंदा है, अगर मान लो यहाँ पे इसका जो ओनर है, इसका लेट्स से इसका नाम है फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ भीम। ओके, इसका नाम भीम है। ओके, मिस्टर भीम के लिए ये जो अब्दुल है, ये कहीं ना कहीं कस्टमर होगा कि नहीं होगा सर? सवाल उठता है। तो आंसर है यस, ये कस्टमर होगा। लेकिन सर क्या ये जो अब्दुल है, क्या ये कंज्यूमर होगा? नहीं, क्योंकि सर ये पेमेंट कर रहा है ना, जो ये परचेस कर रहा है बदले में पेमेंट कर रहा है ना, वो ये सोडा को जो यहाँ पे ला रहा है, यहाँ से सोडा को उठा के यहाँ पे ला रहा है, वो रीसेल के पर्पस के लिए ला रहा है, मतलब बेचने के लिए ला रहा है। इसका मेन पर्पस क्या है? अगर मेरे से पूछा जाए पर्पस क्या है, तो रीसेल करना है। क्या है? रीसेल करना। मतलब सर अगर कोई प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, जैसे हमारे केस में हमारा अब्दुल है, अब्दुल ये सोडा को यहाँ से जो परचेस कर रहा है और अपने यहाँ पे दुकान पे लेके आ रहा है, बदले में ये पेमेंट कर रहा है, तो मिस्टर वीम के लिए अब्दुल क्या हो जाएगा? कस्टमर तो होगा, मगर कंज्यूमर होगा क्या? नहीं, कंज्यूमर नहीं होगा। समझ में आया? कंज्यूमर ये नहीं कहेगा, ये केवल और केवल कस्टमर का आएगा। मतलब कस्टमर वो बंदा होता है जो चीज़ों को परचेस करता है, बदले में पेमेंट करता है, लेकिन 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 उसको कंज्यूम नहीं करता। बेसिकली ये सोडा को लाके अब्दुल सारा खुद नहीं पिएगा, बल्कि वो रीसेल करेगा, उसको बेचेगा। जब रात को जेठालाल भीड़े वगैरह आएंगे उनको बेचेगा। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है? तो बेसिकली कस्टमर का मतलब वो पर्सन जो पैसा दे रहा है, चीज़ों को खरीद रहा है, लेकिन वो खुद को यूज़ नहीं कर, वो खुद यूज़ नहीं कर रहा। बट लेकिन वहीं रात को जब ये गोकुल धाम की जो मंडली है लोगों की, जेठालाल अय्यर वगैरह वगैरह, इस दुकान पे जाते हैं, अब ये सोडा को अगर क्या करते हैं, परचेस करते हैं और इसको कंज्यूम करते हैं, मतलब पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो ये जो लोग हैं ये कंज्यूमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे, क्योंकि इन्होंने सोडे को कंज्यूम कर लिया। हाँ, इन्होंने भाई परचेस किया तो बदले में पेमेंट भी करेंगे। ये क्या करेंगे? पेमेंट भी करेंगे। तो परचेस प्लस पेमेंट दोनों इनके लिए इंक्लूडेड है, तो इसी वजह से ये कंज्यूमर भी कहलाएंगे। और ये चूंकि पेमेंट, देखो ध्यान दो, अब देखो सर यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये अब्दुल इनसे खरीद रहा था, खरीदने के बाद सर परचेस किया, हाँ, पेमेंट किया, हाँ, पर क्या कंज्यूम किया? नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया। जब कंज्यूम नहीं किया तो केवल ये कस्टमर बनेगा, कंज्यूमर नहीं बनेगा। मगर अगर हम बात करें इन लोगों की, जेठालाल की, अय्यर की, ओके, ये लोग क्या यहाँ से परचेज कर रहे हैं? जी सर। पेमेंट कर रहे हैं? जी सर कर रहे हैं। प्लस तीसरा काम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब इसको पी रहे हैं, जो कि अब्दुल नहीं कर रहा था। इसी वजह से ये कंज्यूमर कहलाएंगे। और ये पेमेंट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, इसलिए ये कस्टमर भी कहलाते हैं। मतलब एक पर्सन जो है, वन पर्सन एट द सेम टाइम कैन बी अ कंज्यूमर एज well as customer, but once the customer can not be a consumer। समझ में आया? मतलब सर इस लाइन का ये है कि एक कंज्यूमर, ठीक है ना, एक पर्सन एक समय पे कंज्यूमर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है। जो ये लोग हैं, ये लोग कंज्यूमर भी हैं, कस्टमर भी है। लेकिन एक कस्टमर जो कि हमारा अब्दुल था, वो एक समय पे केवल और केवल कंज्यूमर रहेगा, कस्टमर नहीं हो सकता। शैल नॉट बी ए कंज्यूमर। क्या ये बात समझ में आया? मतलब कि इसका इंटेंट रीसेल का है और इसका इंटेंट क्या है? क्या चीज़ का? कंज्यूम का। तो मतलब सर यहाँ पे अब्दुल है तो मकसद आएगा ना, मकसद मैटर करता है। अगर मकसद कंज्यूम करने का है, कंज्यूम करने का है, तो ये कस्टमर भी होगा, कस्टमर भी होगा और कंज्यूमर भी होगा। लेकिन अगर मकसद नॉट टू
कंज्यूम है तो आप केवल कस्टमर रहोगे, कंज्यूमर नहीं रहोगे। अब केवल ऐसा नहीं है, अब ये नॉट टू कंज्यूम में कुछ भी आ सकता है। आप रीसेल के लिए ले रहे हो, आप किसी को ले करके गिफ्ट कर दो, हो सकता है ना, हम कोई चीज़ें परचेस करते हैं फिर किसी को गिफ्ट कर देते हैं, तो जो बंदा गिफ्ट जिसको दे दिया वो कंज्यूमर हो गया, आप बस कस्टमर हो गए। ठीक है, आप लेट से आपके पेरेंट्स से को बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, आपको दे देते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र के लिए, बेसिकली नॉर्मली ट्रांसफ़र कर देते हैं कि आप यूज़ करो, तो बेसिकली ये सब केस में वो केवल कंज्यूमर रहे, कस्टमर रहेंगे, कंज्यूमर आप बनते हो। क्या ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे बेसिकली आप इतना समझ के रखो कि बहुत आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं जाना है सर, मकसद मैटर करता है। अब्दुल है तो मकसद है, मकसद सर क्या है, अगर कंज्यूम करना चाहेगा तो कंज्यूमर भी होगा, कस्टमर भी होगा। अगर कंज्यूम करना नहीं चाहेगा तो वो केवल कस्टमर होगा, कंज्यूमर नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से मैंने आपको ये पॉइंट को समझा दी। ओके, आप ध्यान देना कि देखो अब इसमें क्या क्या होता है, मार्केटिंग में क्या क्या आता है सर, बहुत कुछ आता है। जैसे कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, एक जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी डिज़ाइनिंग उसकी बहुत मैटर करती है। जैसे कि मैंने ये नोट्स बनाया, आप देख सकते हो, मैंने इसको बनाते वक्त वन लाइनर फॉर्मेट, हल्का इंग्लिश का यूज़ किया जिससे बच्चों को समझ में आए, चीज़ों को जहाँ जहाँ पे नीड है वहाँ पे हाईलाइटिंग का यूज़ करी है। बस प्लस मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो भी ये देखो, जैसे एनसीईआरटी का केस है, एनसीईआरटी में पढ़ना वो केस कैसे लिखा हुआ है और कैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें इस नोट्स के अंदर बताया हुआ है, कैसे मैंने इजी तरीके से बनाया। तो बेसिकली कलर क्या होगा, सब कुछ ये डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है ना। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तुम, चाहे वो पेन बनाओ, पेंसिल बनाओ, ये नोट्स बनाओ, बुक बनाओ, कार बनाओ, उसकी डिज़ाइनिंग मैटर करती है। अगर उसकी डिज़ाइनिंग खराब होगी तो कोई नहीं खरीदेगा। सोचो ना, तुम 12th में हो, एनसीईआरटी बुक चलती है, लेकिन हम लोग पूनम गांधी का बुक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? एनसीईआरटी से कोई दुश्मनी है क्या? पूनम गांधी की बुक 600-650 का आती है, आता है ना शायद से, आई थिंक। और वहीं जो तुम्हारी एनसीईआरटी पीडीएफ मिल जाती है फ्री पे इंटरनेट पे, और ख़रीदने भी जाओगे तो आई थिंक 100-150 रुपये की बुक है वो मिल जाती है। बट स्टिल क्या लोग पागल है कि वो जाते हैं पूनम गांधी के पीछे, या फिर कोचिंग वाले पागल है, या फिर मुझे जैसा टीचर या समय अपना ख़राब करना चाहता है जो इस टाइप के नोट्स को बना रहा है आपके लिए? नहीं, बिकॉज प्रोडक्ट अगर एनसीईआरटी में क्या होता है, वो इतने सफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चा अगर फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी को पढ़े तो उसका फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है ना, प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पे क्या है कि पैकेजिंग बहुत मैटर करता है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग मैटर्स ऑलवेज। ठीक है ना, प्रोडक्ट का डिजाइनिंग बहुत मैटर करता है। दूसरा ध्यान देना, दूसरा आता है आपका पैकेजिंग। प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है सर? अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा, बहुत दिक्कत आएगी। समझ में आया? तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी मैटर्स। अगर मान लो प्रोडक्ट ले रहे हो एकदम टूटी फूटी से पैकेजिंग में आ रहा है, कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। जैसे एनसीईआरटी की देखोगे, प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी घटिया होती है ना, हार्ड कॉपी खरीदोगे मूड खराब हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, फिर तीसरा था वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है सर, वेयर हाउस बड़े बड़े गोडाउन्स बने होते हैं जहाँ पे जब एक बार प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको रिस्टोर करा जाता है। जैसे मानो ना कि हम लोग कोका कोला, मैगी जैसे की बात करते हैं, मैगी आपके घर के आसपास हमेशा मिलेगा। वो क्यों मिलता है? कंपनी वेट थोड़ी करेगी कि अच्छा ठीक है, लेट से मैं बात करता हूँ तो अंकित को लेट से वेंसडे को मैगी खाना होगा, इसलिए हम लोग मैगी मैन्युफैक्चर करके रखते हैं सो डैट उसको मैगी मिल पाए। ऐसा नहीं, वो लगातार मैगी की प्रोडक्शन करते रहते हैं। उसके बाद उसको बड़े बड़े वेयर हाउसेस में उसको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। फिर वहाँ से वो क्या करता है, पूरे शहर में इस जगह सप्लाई चेन में चला जाता है, जिससे वो मार्केट में 24/7 अवेलेबल होता है मैगी, जिससे आप उसको परचेज कर पाओ। और ये केवल मैगी के लिए नहीं है, आप कोका कोला हो गया, हर एक चीज़ पर ये एप्लीकेबल होता है ना। तो ये वेयर हाउसिंग होती है। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, चूँकि एक प्रोडक्ट एक जगह बनता है, कोई भी चीज़ें हो, फैक्ट्री क्या आपके घर के बगल में होती है क्या? नहीं। जैसे कोका कोला तुम्हें पीना है तो कोका कोला का जो फैक्ट्री वो तुम्हारे घर के पास में नहीं होगा। दिस इज़ अ रेयर चांस कि हो सकता है कोई बच्चा कमेंट में बोलेगा सर मेरे घर के पास तो है, लेकिन 99.9% केसेस में नहीं होता ऐसा, है ना। तो वो अपने जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरर हुआ वहाँ से वो आपके घर तक पहुँचेगा, तो वो कैसे, उछल के पहुँचेगा? नहीं ना, तो किसी ना किसी गाड़ी, ट्रक, व्हीकल का यूज़ करेगा। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये भी तुम्हारे मार्केटिंग के अंदर में आते हैं। फिर ब्रांडिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, उस पर लेबल लगाना, ठीक है ना, तो वो ब्रांडिंग भी हो गया। सेलिंग करना, सेल भी करना आसान नहीं होता। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप सेल्समैन होते हैं, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्लस आपको इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस का बेसिकली मतलब आपको राजी करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को जरूर बाय करें, है ना। तो ये सेलिंग हो गया। फिर एडवर्टाइजिंग, टीवी पे देखते हो एडवर्टीजमेंट, अब तो टीवी का जमाना जा चुका है, इंस्टाग्राम पे देखते हो एडवर्टीजमेंट होता है,
ठीक है, ब्रांड इंडोर्समेंट होता है, पॉडकास्ट वगैरह पे लोग आते हैं बोलने, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। ओके, फिर प्राइसिंग, फिर आपके प्राइसिंग भी क्या होता है, मार्केटिंग का पार्ट होता है। कई बार देखते हो ना प्राइसिंग इतनी है तो प्राइसिंग को लो रखा जाता है, कई बार आपको डिस्काउंट ऑफर्स, प्रोमो ऑफर्स, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइसिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग, ऑल दिस आर कॉल्ड द मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली जो हमने बताया ना, बेसिकली 8 चीज़ें जो है बेटा वो हमारा क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है। क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मार्केटिंग डज नॉट स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन हो गई तभी आप मार्केटिंग शुरू करोगे, उसका मार्केटिंग आप पहले से शुरू कर देते हो। इट बिगेन बिफोर द प्रोडक्शन। मार्केटिंग की शुरुआत इवन प्रोडक्शन के पहले हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सर, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, भाई मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद थोड़ी उसको डिज़ाइन करते हो, पहले डिज़ाइन रेडी करते हो तब तो मैन्युफैक्चर करते हो ना। तो बेसिकली इसलिए यहाँ बोल रहा है कि बिगेन बिफोर द प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के भी पहले चालू हो जाता है। बाय आइडेंटिफाइंग द कस्टमर की नीड। एग्जाम्पल जैसे सर, कस्टमर की नीड को पहचाना कि कस्टमर चाह क्या रहा है। फिर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मार्केट से उठाना कि भाई साहब आपको क्या मार्केट में क्या गैप है, कस्टमर किस चीज़ से परेशान है। डिज़ाइन करना प्रोडक्ट को, पैकेज करना प्रॉपरली, फिर उनको ब्रांड नेम देना। जैसे जियो, जियो ने क्या किया होगा, स्टार्टिंग में जियो अचानक से आके रातों रात आपको टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज देना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने देखा कस्टमर की नीड कि सर जो नेट के प्राइजेस है, ठीक है, प्राइस है बहुत ज़्यादा हाई है। क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, मार्केट का कलेक्ट किया ऑप्शन कि क्या लोग कॉल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या फिर आप इंटरनेट को चलाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, प्लस मार्केट में जो हमारे इंडिया में वो लोग कितने हैं। तो जियो ने क्या पता लगाया था कि जो हमारे देश में लोग हैं, यंगस्टर्स है। कौन है, यंगस्टर्स है जो कि इंटरनेट कॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं 2014-15 की बात है, कुछ भैया लोग को जानता था तो उनके गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। तो उस समय ना यूनिनॉर एक करके कंपनी आया करता था, बाद में टेलीनॉर उसका नाम हो गया था। तो उसमें ना रिचार्ज होता था। ठीक है, रॉकेट रिचार्ज ऐसा करके कुछ नाम था, मेरे को याद है जहाँ तक। वो 100 रुपये 99 रुपीज़ में कॉल करो तो वो क्या करते थे, आपको डायरेक्टली क्या करते थे 180 मिनट्स ऐसा 240 मिनट्स ऐसा देते थे कॉलिंग आवर्स। तो वो बेसिकली उस समय बाबू सोना उस पर चला करता था, तो उसका इस्तेमाल करते थे। तो बेसिकली वो कलेक्ट कर रहे थे, जियो वालों ने कलेक्ट किया होगा इन्फॉर्मेशन कि लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, कॉलिंग फीचर्स चाहिए, ठीक है ना, जो भी मैसेजिंग फीचर्स है वो लोग डायरेक्ट मैसेज से कम्युनिकेट करते थे। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। फिर प्रोडक्ट को उसी हिसाब से डिज़ाइन करना। जैसे मेरे प्रोडक्ट में फास्ट इंटरनेट होगा, ठीक है ना, मेरे प्रोडक्ट में आप 100 SMS फ्री कर पाओगे, ये सारे चीज़ें। फिर उनको पैकेज करना, रेडी करना कॉम्बो। उसके बाद ब्रांड नेम देना, जैसे जियो एक का जब ब्रांड नेम दिया गया ना, उसके बाद मार्केट में लेके आना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मार्केटिंग ऑल्सो कंटिन्यूस आफ्टर द सेलिंग। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट बेच दिया, अब सर हमने आपको प्रोडक्ट बेच दिया तो बस हो गया हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो गया, नहीं। हमारे से जो भी बच्चे बुक्स वगैरह खरीदते हैं, क्लास करते हैं, मैं अक्सर उन बच्चों से कनेक्ट रहता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम मुझसे आज क्लास कर रहे हो तो ही मैं मेरा और तुम्हारा एक रिलेशन है, जब क्लास खत्म हो गया तो तुम अपने घर हो गए और हम अपने घर हो गए, ऐसा नहीं है। कई बच्चे हर साल हमारे यहाँ से बच्चे पास होके जाते हैं, तो उसके बाद भी हम लोग का रिलेशन होता है ना। तो ये भी बोलता है कि मार्केटिंग ऑल्सो कंटिन्यूस आफ्टर सेलिंग बाय मेंटेनिंग द गुड कस्टमर रिलेशन। सर आपसे जैसे कि कई बार प्रोडक्ट खरीद लेते हो ना, तो उसके बाद भी आपसे कस्टमर कई बार फीडबैक के लिए आते हैं, सर आपका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। प्लस मान लो प्रोडक्ट में कुछ इशू आ गई, जैसे मान लो मैंने स्मार्टफोन परचेज़ किया, और स्मार्टफोन परचेज़ किया तो हो सकता है घर पे आया तो देखा यार कि मेरा कैमरा जो है फ़ोन का अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब वो फ़ोन लेट से मैं बोलता हूँ मैंने सैमसंग का परचेस किया था, तो अब मैं अगर सैमसंग के पास जाऊँगा तो सैमसंग क्या बोलेगा कि नहीं, मैं मेरे को मतलब नहीं है तुम्हारे फ़ोन से, नहीं। सैमसंग आपके प्रोडक्ट को लेकर के चेक करेगा अपने कस्टमर पॉलिसी के हिसाब से, और उसको अगर फ़ोन ख़राब है या तो फ़ोन को रिप्लेस करके दे या उसको रिपेयर करके दे, व्हाट्सएवर द केस में भी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि वो हमें इग्नोर कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे कि गुड कस्टमर रिलेशन को मेंटेन करना और इनकरेज करना रिपीट परचेज, जैसे वो कस्टमर आपसे वापस आए पढ़ने को, जैसे मैं बोलता मतलब सामान खरीदने को। जैसे मान लो मेरे यहाँ से कोई बच्चा क्लास 12 पास होकर के आगे जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस वो पास हो गया तो मेरा मामला ख़त्म हो गया उससे। मैं उससे अच्छा रिलेशन रखूँगा, सो डैट कि मुझे पता है कि अगर वो मेरे से पढ़ के सेटिस्फाई होकर के गया है तो वो दूसरे बच्चे को तो रिकमेंड कर सकता है ना।
है ना, उसके परिवार में हो सकते कोई छोटे भाई बहन हो, उसके आसपास रिश्तेदार हों, दोस्त हो, क्योंकि आई ऑलवेज फील कि टीचिंग इज़ द नॉर्मल प्रोफेशन, और इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस किया जाना चाहिए जहाँ पे माउथ टू माउथ आपके पीआर हो, रादर देन आप खुद की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो खुद को। ये सब मतलब मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। हम लोग सीए में पढ़ते हैं ना कि आप अपने को ज़्यादा ना एडवर्टाइज नहीं कर सकते, सीए लॉयर जैसे प्रोफेशन है नहीं कर सकते एडवर्टीजमेंट, ठीक है, क्योंकि नोबल प्रोफेशन इससे उसको बेसिकली अच्छा नहीं माना जाता छवि पे, क्योंकि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। टीचिंग भी उसी तरीके से है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि टीचिंग में जो आजकल ये क्रीपी तरीके यूज़ होते हैं मार्केटिंग के, जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक टीचर घुस गया किसी बच्चे के घर पे कि गरीब है, दिखाया पूरा कैमरा उसके घर के परिवार पे मार दिया, प्राइवेसी उसकी ख़त्म कर दी। तो ये सब तरीके अच्छी बात नहीं है। आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, सही बात है। जो फूल होती है ना, जो अच्छे खुशबू देती है, तो वो खुशबू उसकी दिखाई नहीं देती, बस उसको महसूस होना चाहिए। जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है ना, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व है, फिर मुझे ज़रूरत नहीं है मैं ढूंढ रचाऊँ जा करके। ओके, तो ऐसा है। इन द मॉडर्न टाइम्स, आज के समय में देखोगे, मार्केटिंग इज सीन अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग एक क्या है, सोशल प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर, ये बहुत ही पॉपुलर आदमी, जब भी मार्केटिंग की बात आएगी तो ये फिलिप कॉटलर का नाम बहुत अच्छा मतलब आता है, ठीक है ना। ये अमेरिका के हैं, ओके, प्रोफेसर है किस कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, मतलब काफ़ी पॉपुलर बंदे हैं मार्केटिंग के मामले में अगर बात करूँ तो। ये क्या बोलते हैं, मार्केटिंग एक प्रोसेस है थ्रू विच द पीपल गेट व्हाट दे नीड, जिसके थ्रू लोगों को वो मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, एंड वांट बाई क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड एक्सचेंज वैल्यू विथ अदर्स। मतलब बेसिकली एक अभी ऊपर क्या पड़ा कि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कस्टमर की नीड को समझा जाता है, तो मार्केटिंग के कारण ही कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल पाता है जो उसको चाहिए। जैसे कि मुझे इंटरनेट एक सस्ते दाम पे चाहिए था, है ना, तो जियो क्या किया, मार्केट से इंफॉर्मेशन लिया, तो ये मार्केटिंग का ही तो पार्ट था। तो बेसिकली मार्केट के कारण ही तो आज जियो मार्केट में आ पाया ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि मार्केट, यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, पीपल गेट व्हाट दे नीड एंड वांट, ठीक है ना। ओके, इसके हिसाब से एक नया प्रोडक्ट को बनाया जाता है और बदले में वैल्यू एक्सचेंज होती है, मतलब पैसे ले जाते हैं आपसे, जो कि आप जियो के रिचार्ज करवाते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया तुमको। अब फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पढ़े उससे पहले रुक जाओ एक मिनट, ये पहले मैं बताऊँ। मार्केटिंग एक काम करते, चलो इस डब्बे को पढ़ते हैं, ध्यान दो। अब देखो, व्हाट डू कंपनी डू देयर बिजनेस, वेयर डू कंपनी डू देयर बिजनेस, कंपनी अपना बिजनेस को कहाँ करती हैं। ये बहुत ही इस पे केस वगैरह बनता है एनसीईआरटी में। देखो ये सब तरीके को उठा के आपसे पूछेगा जरूर, क्योंकि एनसीईआरटी पूनम गांधी को नहीं जानता, बेसिकली सीबीएसई पूनम गांधी को नहीं जानता, वो देखेगा सीधे एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो ध्यान देना, पढ़ना। कंपनी डू नॉट वर्क ओनली इन द मार्केट, कंपनी ऐसा नहीं कि केवल मार्केट में काम कर रही है, दे ऑल्सो ऑपरेट विद इन द सोसाइटी, वो सोसाइटी के भीतर काम करते हैं। द सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी डिपेंड नॉट जस्ट ऑन द कस्टमर, ठीक है, सर्वाइवल एक कंपनी का केवल कस्टमर पर डिपेंड नहीं करता, बट ऑल्सो ऑन मेनी स्टेक होल्डर्स सच एज एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोशल वर्कर्स, एनजीओज, मीडिया, रिलीजियस लीडर्स, इन सब पे भी डिपेंड करता है। एक कंपनी देखो ना, कहीं कहीं उसकी एम्प्लॉय से तो चलती है, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए कंपनी कैसे ऑपरेट करेगी। प्लस इन्वेस्टर का है तो पैसा लगा हुआ है कंपनी में, इन्वेस्टर अगर पैसा निकाले तो कंपनी ऑपरेट कर पाएगी नहीं। गवर्नमेंट अगर बैंड बजाए, तो अभी जैसे ड्रीम इलेवन, माई सर्कल ऐप जो है, उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बिकॉज वो क्या करते थे, गैम्बलिंग को इंडिया में प्रमोट कर रहे थे, विच इज़ नॉट करेक्ट थिंग, ठीक है ना। तो उन्होंने बैन कर दिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट, तो कंपनी को गवर्नमेंट से भी तालमेल बना के चलना होता है, सोशल वर्कर से भी बना के चलना होता है। देखो जो कंपनी सोसाइटी से कमा रही है, उसका ये कर्तव्य है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, और वो नहीं करेगी तो अंडर सेक्शन 135 के अंदर आता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो भी कंपनी अपना पैसा कमा रही है, आई थिंक 1000 या उसके ऊपर का टर्नओवर है, तो वो अपने एनुअल टर्नओवर का वो 2% क्या करेगी, सोसाइटी में लगाएगी, ठीक, क्या करेगी, सोसाइटी में लगाएगी। बेसिकली लगाने का मतलब क्या, वो सोशल वर्क के लिए यूज़ करेगी। तो वो जनरली एनजीओस वगैरह को डोनेट करते हैं, या कई बार वो कुछ फाउंडेशन चलाते हैं, जैसे रिलायंस फाउंडेशन करके आपको कंपनी मिलेगी रिलायंस के अंदर में, जो कि सोशल वर्क पे काम करते हैं, है ना। या फिर मीडिया रिलेशन, जैसे कंपनी की नाम खराब ना हो, पीआर वगैरह। देखोगे 2018 में आपका मैगी में लेड पाया गया था, तो मैगी ने उसको कैसे टैकल किया, मार्केट से ख़त्म हो जाना चाहिए मैगी, लेकिन आज भी मैगी अपने पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया और मीडियाज़ के कारण ही हुआ। कई बार वो रिलीजियस लीडर से भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। बेसिकली जो कंपनी है वो सोसाइटी में रह रहा है,
तो उसको सोसाइटी के हर एक कैटेगरी के लोगों से कोऑर्डिनेट होकर चलना है, वो किसी से दुश्मनी लेके नहीं चल सकता, ठीक है ना। व्हेन अ कंपनी टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ दिस ग्रुप इट बिल्ड द गुड ब्रांड इमेज। जब एक कंपनी इन लोगों से एक अपना अच्छा रिलेशन बना कर रखता है तो उसका एक अच्छा इमेज बन के आता है। जैसे देखोगे ना, रतन टाटा बहुत अच्छा काम करते थे तो उनका देखो ब्रांड वैल्यू, टाटा कंपनी जो है अपने आप में ही लोगों का, ठीक है, एक इमोशन जुड़ा हो, जो रिलायंस से नहीं जुड़ा होगा, आपका एयरटेल से नहीं जुड़ा होगा, है ना। पीपल देन टॉक पॉजिटिवली अबाउट द कंपनी। लोग कंपनी के बारे में पॉजिटिव तरीके से बात करना शुरू करते हैं, ओके, विच इंक्रीज द रेपुटेशन एंड कस्टमर लॉयल्टी। जिससे क्या होता है, कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती है, कस्टमर की लॉयल्टी भी उस कंपनी के लिए जो है बढ़ती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प करता है स्ट्रेंथन करने का कंपनी के ब्रांड, ओके। कंपनी डेट रिस्पेक्ट सोशल वैल्यूज़, जो कंपनी आपके सोशल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करे। इसलिए देखोगे कई कंपनियां जो होती है ना, आपको लुभाने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करती है जिससे आपको फील हो कि नहीं, ये कंपनी आपसे जुड़ी हुई है और बहुत सारे काम कर रही है, ठीक है ना। ओके, सक्सेसफुल इन बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आता है। इसके दो मेन कैटेगरीज है, एक हेल्पिंग पीपल इन नीड, उन लोगों की मदद करना जो ज़रूरतमंद है। दूसरा इम्प्रूव करना सोसाइटी इन द लॉन्ग रन, दूसरा जो समाज है उसको लॉन्ग रन में सुधारना है। जैसे कि ये हेल्प करते हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन, एजुकेशन में, बच्चों को, गरीब बच्चे तो उनका एजुकेशन देना, खाने पीने का देखना, केयर करना है बूढ़े लोगों का, ओल्ड एज होम वगैरह को भी ये डोनेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं हंगर, लोगों को खाना खिलाना, ओके। हेल्प करते हैं विक्टिम एंड नेचुरल डिजास्टर्स के समय में डोनेट करके, प्रोवाइड कराते हैं अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एड। मान लो कई बार क्या होता है, किसी वॉर हो गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, लोग या फिर कुछ भी ऐसा सिविल डिसऑर्डरेंस हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड इमीडिएटली ट्रीटमेंट करवाना, फर्स्ट एड करवाना, ओके, फिर शेल्टर देना, होम देना, ये सारी चीज़ों में काम करते हैं। अब इम्प्रूविंग द सोसाइटी इन द लॉन्ग रन, इसमें क्या क्या आता है, हेल्थ अवेयरनेस, मेडिकल एड, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम करना, वुमेन को एम्पावर करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, प्रिवेंट करना डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और रेस। यहाँ पे सबको एक बराबर करना, किसी को कि उसके कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जेंडर के नाम पे, उसके स्किन के कलर के देख करके भेदभाव ना करना। रिड्यूस करना पॉवर्टी थ्रू द जॉब क्रिएशन, जो कि होता ही है भाई, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो आपको पैसा भी मिलता है जब आप कहीं नौकरी करते हो, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर पाते हो, आपकी अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये सारी बातें हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब देखो क्या लिखा है आगे, लिखा प्रिजर्व करना कल्चर को, वैल्यूज़ को, इथिक्स को। इसलिए कई बार जो क्लासिकल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये कंपनी स्पॉन्सर भी करती हैं। सपोर्ट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स को। एग्जांपल के लिए देख लो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी कंपनी है, पीएनजी विस्पर वगैरह का नाम सुना है, तो ये पीएनजी कंपनी के अंदर में आती है, ठीक है। सैनिटरी पैड और भी न जाने बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं पीएनजी वाले। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल करके कंपनी है, ये बिलीव दैट कंपनी शुड लीड द इंडस्ट्री इन द प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इनका मानना है कि ये इन्वायरमेंट को लेकर के काम करना चाहते हैं। ये स्टडी करते हैं हाउ इट्स प्रोडक्ट अफेक्ट द नेचर एंड यूज रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल्स। इसलिए इनको लगता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो नेचर को गलत इम्पैक्ट ना करे, इसलिए क्या करती है, रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स को रिफ़िल करना, पैक को, इको फ्रेंडली पैकेजिंग को, ठीक है ना, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बुरा ना हो। पीएनजी एक्टिवली सपोर्ट करते हैं इन्वायरमेंटल और सोशल कॉजेस रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये बेसिक इसके हाँ है। और देखो कोई भी बिजनेस होना उसका एक फ़िलासफ़ी होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, मेरा भी एक सपना है, ठीक है, मेरा ड्रीम है, सपना है, पता नहीं कब पूरा हो पाएगा, उम्मीद करता हूँ ज़रूर इसके लिए मैं काम करूँ लाइफ में। मेरा टारगेट है ना कि इंडिया को ना हंगर फ्री बनाना है, ठीक है। इंडिया को क्या करना है, हंगर फ्री बनाना है, ओके। ये आइडिया आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्या पता आप में से कोई कर दे पूरा। मैं तो चाहूँगा भाई करे, इसको बस पूरा होना चाहिए, मेरा ये मकसद है ना। भगवान करे मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं इस चीज़ को पूरा कर पाऊँ। हंगर फ्री बनाना है इंडिया को, मतलब मुझे हर एक सिटी में ना, हर एक सिटी में जैसे कि 2-5 किलोमीटर पे एक छोटे छोटे सेंटर्स बनाना है, ये मेरा सोच है, ओके। छोटे छोटे सेंटर्स बनाना है जहाँ पर 24/7 आपको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। बस आपको जाना है, खाना है। जैसे गुरुद्वारे वगैरह में लंगर चलता है ना, जाते अपन खाते हैं, बिल्कुल वैसे मेरा कहना है कि अगर मैं देश के हर एक सिटी को, पहला तो टारगेट अपना भारत का ही है, उस हर एक सिटी को अगर मैं हंगर फ्री बना पाऊँ, और उससे उसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि वहाँ पे एक छोटे छोटे सेंटर बने हुए, हॉल बने हुए, जाइए वहाँ पे खाना खाइए, खाने का मैं संभाल लूँगा,
बाकी आप देखिए, इंडिया को मुझे हंगर फ्री बनाना है। हंगर फ्री नॉट लिटरली कि वो मिड डे मील वाला जब खिचड़ी सूखी हुई मिल रही, नहीं, जहाँ पे एक अच्छा इंसान जैसा खाना, चावल दाल रोटी सब्जी मिल रहा है, वो भी 100% फ्री, नॉट इवन अ वन कॉस्ट। 1 रुपये भी आपसे लिया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल स्टिल है। आई नो हेल्थ केयर बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, लेकिन हेल्थ केयर का कारण हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन है। खाने को नहीं है लोगों के पास, क्योंकि लोग जो अर्बन एरिया में रहे वो बेचारे तो रेंट दे के ही परेशान है ना। वो कोई बंदा 30,000 रुपया कमा रहा है पर मंथ का, ठीक है, वो बेचारा 15,000 रुपये का रेंट दे रहा है, तो खाना कब खाएगा? तो मेरा बोला खा रहे हैं, यहाँ पे आके खा ले। मतलब समझ में आ रहा, मेरा टारगेट बस इतना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रोड पे ठेला खींच रहा है, रिक्शा खींच रहा है या भीख मांग रहा है वही ज़रूरतमंद है। मेरा कहना ज़रूरतमंद हर कोई व्यक्ति है। मेरे पास भी पैसा नहीं है भाई, अभी मैं भी ज़रूरतमंद हूँ। ज़रूरतमंद का मतलब ये नहीं होता है कि रोड पे भीख ही मांग रहा है कोई तो वही ज़रूरतमंद होगा, बाकी जो लोग हैं वो फुलफिल्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भीख मांग रहा है वो तो सबसे जाहिल आदमी है, क्योंकि वो भीख मांग रहा है। लाइफ में जो इंसान मेहनत करना चाहता है ना, वो बेसिकली कुछ ना कुछ काम कर रहा है और उनको सपोर्ट कर। असल में ज़रूरतमंद वो है जो काम कर रहा है। जो फोकट में बैठ के खा रहा है वो ज़रूरतमंद नहीं है, वो जाहिल आदमी है। ठीक है ना। जैसे गुरुद्वारा का सिस्टम मेरे को पर्सनली सबसे बेस्ट लगता है, चाहे कोई रिलीजन है, मंदिर मस्जिद हर चीज़ से बेस्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे खाना मिलता है भाई साहब, वहाँ पे भूखे को खाना मिलता है। ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे देश में मेल न्यूट्रिशन, हमारे देश का वर्ल्ड में बात करो भाई, मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। लोग आधा से ज़्यादा बीमारी इसलिए पड़ रहे हैं, उनको खाना ही अच्छा नहीं मिल रहा है। तो खाना तो अच्छा प्रोवाइड करा पाए। और ये आसान नहीं है, जितना आसान लगता है ना इसको एग्जीक्यूट करना उतना ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि 24/7 कहीं को ऑपरेट करना जहाँ पे खाना मिल रहा हो, इसके लिए बहुत फंड्स, बहुत लोग, बहुत प्लानिंग, अब बहुत शार्प एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा ड्रीम है। तो बेसिकली अगर मैं वेदत को उस लेवल तक पहुंचा पाया, ठीक है, तो इस ड्रीम को मैं ज़रूर अचीव करना चाहूँगा अपने ज़िंदगी में। ठीक है, तो एक सपना, एक मैनिफेस्टेशन है जो कि आज मैं कर रहा हूँ। लेट्स फॉर अ होप जो कुछ सालों बाद मैं ज़रूर इसको पूरा करूँ, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हाउएवर मैंने एक कंपनी का एग्जाम्पल लिया और कुछ अपने अंदर का जो एक ख्वाब था वो भी आपसे शेयर किया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं ना अपन। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या होता है मार्केटिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं इंटरैक्ट करते हैं अदर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट टू बाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विस विलिंगली, नॉट बाई फोर्स। मतलब लोग आपके प्रोडक्ट को अपने मन से खरीदें, ना कि फोर्स करके। किसी को बंदूक के नोक पे फोर्स पे करके प्रोडक्ट मत बेचो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2020 की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। इन 2020 मुझे क्या करना था, अपना आधार कार्ड को क्या करना था, एडिट करना था। बायोमेट्रिक अपडेट होता है ना, उसको करना था। क्या करना था, बायोमेट्रिक अपडेट करवाना था मुझे अपने आधार कार्ड का। अब इसके लिए मैं क्या किया, पोस्ट ऑफिस विजिट मुझे करना था, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ही वो एडिट हो रही थी। पोस्ट ऑफिस के लिए गवर्नमेंट ने एक कार्ड बनाया था, बेसिकली कार्ड बनाया था, पोस्ट ऑफिस कार्ड। बेसिकली उसके अकाउंट में पैसा डालो, उस कार्ड का यूज़ करो, एटीएम कार्ड काइंड ऑफ था। और लोगों को बोला जा रहा था वो लेने के लिए, बट लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, बिकॉज पोस्ट ऑफिस की सर्विस सबको पता है कितनी घटिया होती है। दैट्स वाई आई ऑलवेज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आप ध्यान देना, वो पोस्ट ऑफिस वाले क्या कर रहे थे, बोल रहे थे जिनको भी अपना आधार, ठीक है, आधार कार्ड को एडिट करवाना है, क्या करवाना है, एडिट करवाना है, वो क्या करेंगे, 200 रुपीज़ देंगे, प्लस ये कार्ड बनवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने आधार कार्ड को एडिट ही नहीं करवा पाओगे। ये फोर्स करवाया जाता है, क्योंकि उनको टारगेट दे दिया। गवर्नमेंट को ये नहीं समझ में आया कि प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ कि लोग अपने आप आए, लेकिन गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई एम्प्लॉयज़ को बोलो कि देने के लिए, वो तो ठहरे सरकारी एम्प्लॉय, IQ लेवल तो वैसे भी घुटने में रहेंगे, ऊपर से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट। तो इन्होंने फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए मैंने कंप्लेन किया, बट उससे अगेन पता है इंडिया में कुछ तो होता नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको कार्ड बनवाना है तो ही आधार अपडेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बोला कि प्रोडक्ट अच्छा बनाओ जिससे लोग क्या करें, आपको प्रोडक्ट को, बेसिकली आपके प्रोडक्ट को अपने इच्छा अनुसार खरीदें, ना कि वो फोर्स से आपको बेचना पड़े। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। हाउएवर मैंने फिर वहाँ से आधार एडिट नहीं करवाया, कहीं और जाके करवाया तो हो गया, वहाँ पे ये सब चीज़ें की झंझट नहीं पड़ी। क्या ये बात समझ में आया? क्लियर है? तो इस बात को समझना। आगे बात करता है द मेन फीचर ऑफ मार्केटिंग आर, ध्यान देना क्या है, नीड एंड वांट्स। पहला होता है नीड एंड वांट्स। मार्केटिंग हेल्प करता है इंडिविजुअल को, ग्रुप को गेट व्हाट दे नीड एंड वांट्स। ठीक है ना, उनकी क्या ज़रूरत है। जैसे कि नीड का मतलब होता है बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर्स।
वांट्स का मतलब होता है जैसे कल्चर, रिलीजन, पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल। अरे नीड एंड वांट के बीच में पढ़ा है ना क्लास 7 के इकोनॉमिक्स में भाई साहब, जहाँ पे नीड जो आपकी ज़रूरत के बिना, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, खाना पीना रहना, है ना। लेकिन वांट्स का मतलब जो आपकी नेसेसिटी नहीं, उसके बिना आप जी सकते हो, बट हाँ वो भी ज़रूरी है। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, मुझे फ़ोन चाहिए चलाने के लिए, मुझे इंटरनेट चाहिए, है ना। तो ये पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल जीना है, तो वो वांट्स के अंदर में आता है। तो बेसिकली क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है कि मार्केटिंग आपके क्या करते हैं, इन सब चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि नीड एंड वांट्स हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए हंगर इज अ नीड। हंगर जो आपका भूख जो है नीड है, बट साउथ इंडियन पर्सन में वांट डोसा और राइस, ये वांट हो गया। अरे भूख लगा भाई, दाल चावल भी खा लेगा, लेकिन आपका कहना कि नहीं मुझे यही खाना है, दैट इज वांट। नॉर्थ इंडियन पर्सन जैसे मुझे चपाती, वेजिटेबल्स खाने हैं, रोटी खानी है, ओके। मेन एम ऑफ मार्केटिंग टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ अ कस्टमर। मेन एम क्या है हमारे, कि भाई जो नीड है, वांट्स हमारे कस्टमर की, उसको सेटिस्फाई करें। जैसे मुझे लगता है घर में खाना तो मैं खिचड़ी भी खा सकता था, लेकिन वहाँ पे जोमेटो आता है, बोलता है खिचड़ी क्यों खाना है, फ़ोन निकालो, ऑर्डर करो, तुम्हारे घर पर तुरंत चिल्ली पनीर पहुँच जाएगा। दैट इज़ वांट, बट वो सेटिस्फाई कर दिया, है ना। तो वो है क्रिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग, ठीक है ना। मार्केट आइडेंटिफाई करता है नीड एंड कस्टमर को, नीड ऑफ अ कस्टमर, और क्रिएट करता है सुटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कस्टमर की नीड को समझ के एक सुटेबल प्रोडक्ट को बनाता है, जैसे जियो बनाया, ठीक है ना, जिसमें उसकी प्रोडक्ट जैसे साइज, क्वालिटी, टेस्ट, डिज़ाइन, वो हो गया। प्राइस वाइज जैसे इंटरनेट की प्राइस बहुत ज़्यादा थी, उसको कम करना। अवेलेबिलिटी एट द प्लेस, हर जगह अवेलेबल रहे जियो। फिर ब्रांड नेम, वो हो गया। एग्जाम्पल के लिए एक मोबाइल फ़ोन में ऑफर इन अ डिफरेंट मॉडल विद अ डिफरेंट मेमोरी साइज, प्राइस एंड फीचर्स अवेलेबल एट द सेलेक्टेड स्टोर। देखोगे ना, वो हर एक फ़ोन का 4 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, ऐसा करके अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। वो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। अ गुड मार्केट ऑफरिंग इज डेवलप आफ्टर द केयरफुली स्टडिंग द कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस। एक अच्छा मार्केट तभी आप बना सकते हो, गुड मार्केट ऑफरिंग बेसिकली एक अच्छा ऑफर तभी बोला जा सकता है जब कस्टमर को नीड को, वांट को अच्छे केयरफुल तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हो। कस्टमर वैल्यू, ध्यान देना, कस्टमर वैल्यू मीन्स बेनिफिट अ कस्टमर गेट इन द रिलेशन ऑफ द कॉस्ट पेड। मतलब बेसिकली कस्टमर को तीसरा वैल्यू करना, मतलब यहाँ पे कस्टमर जो आपको पैसा पे कर रहा है, बदले में आप उनको वो प्रोडक्ट दो जिससे उसकी, बोलते हैं ना, उसको ये फील हो कि जिसके लिए वो पे कर रहा है उसकी वो वर्थ इट है, मतलब उसका वैल्यू वो है। ऐसा नहीं, जैसे मेरे साथ स्कैम हुआ एक्चुअली एक महीने पहले। मैं मृत्युंजय महादेव मंदिर गया था। मैं बनारस का हूँ तो यहाँ पे मंदिर बहुत है, तो उस मंदिर के बाहर मुझे कचौड़ी खानी थी। तो हम लोग लोकल है भाई, हम लोग को तो खाते हैं। तो एक दुकान वाला बोलता है कचौड़ी खा लीजिए। अब वो छोटे छोटे कचौड़ी 5 दिया 100 रुपये का भाई बंदा, जो हम मुझे मार्केट में आराम से 30 से 40 रुपये का मिल जाता। बट मुझे वो दुकान नया दिखा, ओपन था, मैं गलती से चला गया, वो मेरे को मेरा काट दिया बंदा ने बाहर का समझ के। खैर मैं उस समय खा चुका था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, पैसा देना पड़ेगा। पहले पता होता तो नहीं देता, ऑब्वियस ही बात है, वहाँ से नहीं खाता मैं। बट बेसिकली मुझे वर्थ इट नहीं लगा वो। जैसे एप्पल का ऊपर बात किया है, एप्पल प्रोडक्ट मुझे वर्थ इट नहीं लगता है। अगर मैं 2 लाख पे कर रहा हूँ तो मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो इतना भी सेटिस्फाइंग नहीं है 2 लाख के कंपैरिजन में। आई नो कि 40 हज़ार के फ़ोन से बेटर है, लेकिन वो 40 का मिल भी तो नहीं रहा, वो 2 लाख का मिल रहा है ना। तो मुझे नहीं लगता वर्थ इट है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ही बोला, कस्टमर को फील होना चाहिए कि जो पैसा खर्च कर रहा है उसके लिए वो वर्थ इट, मतलब ऐसे चीज़ पे खर्च कर रहा हो जिसे उसको खर्च करके भी लगे नहीं यार ये प्रोडक्ट पे अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो नहीं ये इतना वैल्यू देता है ना। चलो, कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे फील इट गिव मोर वैल्यू फॉर अ मनी। कस्टमर कोई भी चीज़ को तभी खरीदता है जब उसको लगता है कि नहीं इतना खर्च करने पे मेरे को इतना बेनिफिट मिलेगा। मार्केटर्स ट्राई टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर प्रेफर देम ओवर द कॉम्पिटिटर्स। मतलब तुम मार्केट में इतने टीचर्स के पास जाओगे, तुमको अगर मेरे पास आके पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो बेसिकली तुम हमारे से क्लास लोगे ना। तो बेसिकली हर एक टीचर जो मार्केट में है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है कि नहीं आप उनका क्लासेस लो या फिर मेरे से पढ़ रहे हो। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि तुम मेरे क्लासेस हो, सो डैट कि जो मेरे कंपटीटर हो तुम उसको छोड़ के मेरे पास आओ, क्योंकि यही तो कंपटीशन है लाइफ में। तुम भी एग्जाम दोगे किसी भी कंपटीशन का, तो यही तो मकसद होता है ना गाइस, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मार्केटर ट्राई करता है अपने प्रोडक्ट में इतना वैल्यू को ऐड कर दे जिससे क्या हो कि जो लोग हैं कॉम्पिटिटर को छोड़ के उसके पीछे भागे। क्लियर है। एग्जाम्पल,
कंज्यूमर विल बाई अ प्रोडक्ट इफ क्वालिटी एंड यूजफुलनेस जस्टिफाई द प्राइस। कंज्यूमर तभी वो किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा जब उसकी क्वालिटी और उसका इस्तेमाल जो है उसके प्राइस को जस्टिफाई कर रहा हो। जैसे ये जैकेट मैंने पहना हुआ है, हुडी है, ये हुडी अगर 1000 का मिलता है, 1500 का मिलता है, फिर भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये 1 लाख का मिले, क्या ये वर्थ इट है? नहीं है। क्लियर है? क्या पता इससे कम मिल जाए, मतलब 1000 से कई जगह कम भी मिल सकता है, लेकिन अगर रिटेल प्राइस पे जाओगे तो 1200 का मिलेगा। बट हाँ, ये अगर कोई मुझे बोले कि 1 लाख का है तो क्या ये वर्थ इट है? नहीं भाई, नहीं है वर्थ इट। अब चौथा आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। ध्यान देना, मार्केटिंग वर्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली मार्केटिंग क्या होता है? एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू ऑपरेट कर रहा होता है। मार्केटिंग मीन्स गेटिंग अ डिजायर प्रोडक्ट और सर्विस बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। बेसिकली मार्केटिंग में जो भी मार्केट में आपको कुछ भी प्रोडक्ट एंड सर्विस मिलता है, आपको कुछ तो भी रिटर्न में देना पड़ता है, जैसे पैसा। अब भाई जोमेटो से मैं खाना मंगाता हूँ, लेट्स से जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो क्या करता है, रात को 12 बजे मेरे लिए चिल्ली पनीर क्या करता है, डिलीवर करता है मेरे घर पे, डिलीवर करता है मेरे घर पे। क्यों कर रहा है सवाल? अरे पैसे के लिए। पैसा तो मेरे से लेगा ना यार, फ्री में थोड़ी करेगा। क्या ये फ्री में होगा? नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सब कोई टीचर थोड़ी होता है जो फ्री में वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा, ठीक है? तो ऐसा है, ध्यान देना। एग्जाम्पल, हंग्री पर्सन गिव मनी टू बाय अ फूड। एक भूखे इंसान को तुमने पैसा दिया कि भाई जाओ। हंग्री पर्सन गिव मनी टू बाय अ फूड। हाँ, सिंपल सी बात है। फॉर एक्सचेंज टू टेक प्लेस दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक भूखा आदमी पैसा देता है खाना खाने के लिए, ठीक है? अब चलो, यहाँ पे बोला है कि एक्सचेंज टू, ये रुको, इस लाइन का मतलब पहले मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा अलग लिख गया है, ध्यान देना। अ हंग्री पर्सन गिव मनी टू बाय द फूड। एक भूखा आदमी है, ठीक है, वो खाना खरीद रहा है खाने के लिए, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलो, फॉर एक्सचेंज टू टेक प्लेस दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। एक्सचेंज होने के लिए कौन कौन से कंडीशन है जो सेटिस्फाई होने चाहिए? तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए। मतलब कि एक बायर होगा, दूसरा होगा सेलर। मतलब कि देखो, मैं अपने एक जेब से निकाल के, ये पेन है तो इस हाथ से मैं खरीद के इस हाथ से पेमेंट करके इस हाथ में ले नहीं सकता। एक इंसान ही सब कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे एटलीस्ट 2 लोग चाहिए। एक होगा बायर, दूसरा होगा सेलर। हाँ, तीसरा बंदा भी हो सकता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए एक चॉकलेट खरीदा और वो आपको दे दिए, तो आपके पापा हो गए बायर, जो सेलर है वो सेलर, लेकिन तुम हो गए उसके बेनिफिशियरी। तो बेसिकली 3 लोग हो गए यहाँ पे। तो 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 पार्टीज तो होंगे ही होंगे। कौन होगा सर? एक होगा बायर, दूसरा होगा सेलर। फिर ईच पार्टी मस्ट हैव समथिंग वैल्यूएबल टू ऑफर। हर एक पार्टी के पास कुछ वैल्यूएबल ऑफर करने को होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, जैसे कि मान लो कि मैं कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ आपसे, तो बेसिकली मैं तुम्हें पैसा दूंगा बदले में और तुम मुझे क्या करोगे? वो प्रोडक्ट दोगे, ठीक है ना? क्लियर है? ईच पार्टी मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर। हर एक पार्टी अपने बात को कम्युनिकेट करके होना चाहिए। अब मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, मैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पा रहा हूँ। प्लस तुम जब खरीद रहे हो तो अपने एफएक्यूज भी मुझसे पूछ पा रहे हो। ओके, ईच पार्टी मस्ट बी फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। हर एक पार्टी फ्री होना चाहिए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए। मतलब अगर मैं तुमको बोलूँ कि बेटा ये पेन है, तुम इसको क्या करो, 1 लाख में खरीद लो प्लीज। अब ऐसे करके प्लीज कौन होता है भाई? बंदूक लेके, मतलब ये नहीं होना चाहिए। अब फिर तुम बोलोगे सर अब डर के मारे तो ले लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हारे पास भी राइट होने चाहिए कि तुमको अगर ये पेन नहीं चाहिए तो तुम सीधे बोलोगे सर नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। फ्री होना चाहिए भाई, रिजेक्ट करने के लिए आप फ्री होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? आगे बोलता है बोथ द पार्टी मस्ट बी विलिंग टू इंटर इनटू द ट्रांजेक्शन। मतलब दोनों पार्टी का इच्छा होना चाहिए ट्रांजेक्शन में एंटर करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक इंसान, मतलब वही बात है जो तुम रात को 12 बजे डीएम में हेलो कैसी हो, गुड मॉर्निंग, नाइस टीपी करते रहते हो, जहाँ पे सामने वाले का कोई रिप्लाई नहीं आता है। तुम उसको बोलते हो हैप्पी प्रॉमिस डे, तो वो रिप्लाई में बोलती है प्रॉमिस करो कि अब से मैसेज मत करना, ठीक है? तो ये बेसिकली 2 पार्टी यहाँ पे विलिंगनेस नहीं है एक ट्रांजेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जब तक दोनों पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, काम नहीं बनेगा। क्लियर है? तो एक्सचेंज इज एसेंस ऑफ अ मार्केटिंग। जो एक्सचेंज होता है वो एसेंस है क्या चीज़ का बेटा? मार्केटिंग का। क्या ये बात समझ में आया?
मार्केटिंग इज़ नॉट ओनली फॉर अ बिजनेस। अब देखो, मार्केटिंग केवल बिजनेस के लिए नहीं होता। सबसे एग्जांपल अच्छा लूँ, मार्केटिंग का मतलब इसमें अवेयरनेस भी आ जाता है। कोरोना के समय में याद है, गली गली चौराहे पे किसी को फ़ोन कर दो तो वहाँ पे ही बचता था कि कोरोना के समय ये इसके सिम्टम्स होते हैं, अगर बुखार लग रहा है, बार बार आपको छींक आ रही है, गले में जलन हो रहा है, ठीक है ना, वो ऐसा लग रहा है, तो अब आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। या फिर आप कहीं से बाहर से आए तो सैनिटाइजर से हाथ धोए, लोगों से 2 गज की दूरी दूरी बना के रखें, आप क्वारंटाइन का पालन करें। ये सारे पंचायत जो कर रहे थे, तो ये कोई बेसिकली बिजनेस का कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए थोड़ी कर रहे थे, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाया जा रहा था। अभी भी देखो, रोड वगैरह पे ये अनाउंसमेंट चल रही होती है कि कृपया रेड लाइट ना क्रॉस करे, एक लेन में चले, ओवर कट ना करे एक दूसरे को, ठीक है, ओवर स्पीडिंग ना करे, गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट लगाइए। तमाम चीज़ें जो होती हैं ये सारे अवेयरनेस के अंदर में आती है, ये भी मार्केटिंग के अंदर में आता है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप मार्केटिंग जब कर रहे हो तो आपका एम जो है प्रॉफिट कमाना ही होगा, नहीं। आप कई बार गवर्नमेंट भी मार्केटिंग करती हैं चीज़ों को लेकर के, कई बार योजनाएं गवर्नमेंट लाती है तो उसको लेकर मार्केट करती है ना। तो मार्केटिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये हॉस्पिटल्स के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि हमारे यहाँ एक फ्री डॉक्टर्स आने वाले या फिर एक बाहर के डॉक्टर आने वाले हैं इस दिन, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कि हमारे सिटी में ऐसे डॉक्टर नहीं है, तो अगर आपको जो भी हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट है वो आकर के दिखा सकते हैं, तो उसको लेकर के कैंपेन चलाना। ओके, स्कूल हो गई, स्कूल भी दिखाते कि भाई हमारा एडमिशन ओपन हो गया है, अब कटवाने वाले बच्चे आज अपना काटेंगे क्योंकि उसमें पढ़ाई तो होती नहीं है। ओके, एनजीओस हो गए, कई बार एनजीओस बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर अपने बारे में बताते हैं, तो ये सारे हो जाते हैं। जैसे इस्कॉन वगैरह हो जाता है, इस्कॉन भी मार्केटिंग वगैरह पे खर्च करते हैं। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंदिर वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, बीसीसीआई का नाम सुना है तो वो हो गया। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूज मार्केटिंग टू अचीव देयर गोल्स, जैसे कि स्प्रेड करना सोशल अवेयरनेस। याद करो, कोविड वाला एग्जाम्पल लिया ना, कोविड का। ओके, ट्रैफिक लाइट का, ट्रैफिक रूल्स का, बेसिकली नॉट लाइट्स। इम्प्रूविंग द लिटरेसी, लोगों को पढ़ाने के लिए, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा योजनाएं, ठीक हो, लिख देता हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटा हो तो भाड़ में जाओ, अगर बेटा हो तो भाड़ में जाओ। दैट वाज टोटली मजाक, ठीक है ना, डोंट टेक सीरियस, बट एग्जाम्पल के लिए एक स्लैंग बना दिया। प्रमोट करना फैमिली प्लानिंग्स, मतलब 2 बच्चे हैं मीठी खीर, ठीक है, लिख देता हूँ, 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा XYZ, ठीक है ना। तो ये कैंपेन चलाई जाती है ना फैमिली प्लानिंग की, भाई एटीएम मत बनो, भगवान का कृपा के नाम पे अपना कृपा मत बरसाओ भाई। बच्चे होते हैं वो भगवान की कृपा नहीं होते, ये आपका काम होता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है ना, कि जहाँ पे बोला जाता है कि फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है, फ्री डॉक्टर्स बैठेंगे, फ्री ओपीडी का प्रोग्राम लगता है, डॉक्टर के कैंपेन लगते हैं, ठीक है ना, वो सारे हो जाते हैं, सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। ओके, ट्रेडिशनली मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर द बायर सेलर मीट टू बाय और सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। ऊपर स्टार्टिंग में भाई चैप्टर शुरू करते ही मैंने पढ़ाया ये बात, क्योंकि उसके बिना चैप्टर शुरू हो ही नहीं सकता, ठीक है। इट मीन्स स्टिल कॉमोडिटी यूज इन डेली लाइफ, मतलब यहाँ पे बोलता है दिस मीन इज स्टिल कॉमोडिटी यूज इन डेली लाइफ। द टर्म मार्केट कैन ऑल्सो बी यूज इन डिफरेंट वेज। अब देखो, मार्केट जो है ना, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये टर्म। जैसे प्रोडक्ट मार्केट, जहाँ पे कॉटन मार्केट होता है, गोल्ड मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है। तो कोई एक प्रोडक्ट मार्केट है, उसको भी हम लोग मार्केट के तौर पे बताते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग मंडी बोल देते हैं। जियोग्राफिकल मार्केट, जहाँ पे नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट आता है। नेशनल मार्केट कहाँ, जैसे मुंबई में कोई है, मैं बनारस में हूँ, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट। लेकिन वही इंटरनेशनल मार्केट, लेट से कोई कैलिफोर्निया में है, मैं बनारस में हूँ, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, डेट इज इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर होता है, 2 कंट्री इन्वॉल्व हो जाती हैं। टाइप ऑफ बायर, जैसे कंज्यूमर मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट होता है। फिर क्वांटिटी के हिसाब से रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, जैसे मम्मी लोग करती है ना, होलसेल प्राइस में चाहिए, होलसेल दुकान में जाके 1 यूनिट खरीदेंगे, फिर बोलेंगे होलसेल प्राइस में चाहिए, तो दैट इज होलसेल मार्केट, जहाँ पे बल्क में चीज़ों को एक्चुअली में खरीदा या बेचा जाता है।
In a modern marketing, the meaning of a marketing is a border. It does not only refer to the physical place. मार्केटिंग का मतलब जनरली फिजिकल प्लेस भी नहीं, आज के समय वर्चुअल मार्केट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे वेबसाइट से पे आप शॉपिंग करते हैं. अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आर द क्वाइट गुड एग्जांपल ऑफ वर्चुअल मार्केट. इंस्टेड इट मीन्स ऑल द एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड बायर. बेसिकली मार्केट का मतलब वहाँ पे जहाँ पे जितने पोटेंशियल बायर है वो वहाँ पे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेस करने के लिए. एग्जाम्पल के लिए देखो ना, व्हेन अ फैशन डिजाइनर डिज़ाइन करता है एक नया ड्रेस को, ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू बाय दैट ड्रेस फ्रॉम द मार्केट for it. Similarly, people interested in the buying the bicycle, electric bulb, shampoo together make the market of this product. मतलब जो लोग एक साथ बाय करना चाहते हैं, जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट है, वो थोड़ी अमीर है तो वो VLCC का शैम्पू लगाती है. अब मैं ज़िंदगी भर किडनी प्लस लगाने, क्लिनिक प्लस लगाने वाला व्यक्ति, मैं उस मार्केट का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है बहुत सारी लड़कियां हैं जो 650 का छोटी सी डिबिया लगा के घूम रही हैं मार्केट में. तो VLCC जैसे जो कंपनी ब्रांड्स हैं वो उनके लिए वो क्या बन जाती है, मार्केट बन जाती है. लेट से 100 लड़कियां हैं, वो 650 देने को तैयार है. तो बेसिकली आप कह सकते हो तो ये 65 बेसिकली, हाँ, ये 65,000 का मार्केट होगा, 65,000 का मार्केट बन गया उनके लिए. ओके, तो इसी को बेसिकली यहाँ पे इसको मार्केट कहा जाएगा. जनरली लोग बोलते हैं ना कि आज के समय क्लास 10 का मार्केट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 10 लाख बच्चे हैं, वो 1,000 रुपया पर मंथ पे करने को तैयार है. लेट से तो 10 लाख के पीछे 10 के पीछे 6 जीरो है ना, तो 10 लाख हो गया, 3 जीरो, एक जीरो और जोड़ दो, 1 करोड़ हो गया, दूसरा जीरो जोड़ो, 10 करोड़ हो गया, फिर उसके बाद तीसरा जोड़ लो, 100 करोड़ हो गया. मतलब क्लास 10 का मार्केट 100 करोड़ रुपए का है. अब इसमें जितना टारगेट से एक इंस्टीट्यूट है वो 50% मार्केट लेके बैठा है, यानी बेसिकली कह सकते हो कि 50 करोड़ बच्चे, बेसिकली 50 करोड़ के बच्चे ये होल्ड करके बैठा है. कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे रखे, तो बेसिकली पाई चार्ट ले लो, इसमें से एक रेशियो कट जाता है ना, तो डेट इज कर यहाँ पे मार्केट शेयर. तो ये पर्टिकुलर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मार्केट से डिनोट करते हैं. क्या बोलते हैं, मार्केट से डिनोट करते हैं. क्लियर है, समझ में आया. चलो, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है. मार्केटिंग मैनेजमेंट समझो. मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब मैनेजिंग द मार्केटिंग फंक्शंस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग का जो बेसिकली फंक्शन है उसको मैनेज करने की बात हो रही है. इट इन्वॉल्व द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, सारे आ जाते हैं, ठीक है ना. पोस्ट DC जो हम लोग पढ़ते हुए आए स्टार्टिंग में, हम लोग का जो पार्ट 1 है वो इसी पे तो आधारित था. All the marketing activity that help in the exchange of our goods and service between the producer and the consumer. ये सारे क्या करते हैं, बेसिकली गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. क्लियर है. द एम ऑफ द मार्केटिंग इज टू अचीव द डिजायर एक्सचेंज रिजल्ट. ओके, और अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब प्लान करना प्लस उसी तरीके से जैसा सोचा था वैसे एग्जीक्यूट करना. प्राइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाइड द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे क्या हो सके कि इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको आप अचीव कर पाओ. फिलिप कोटलर अंकल यहाँ पे भी आ गए, बोले कि हमें क्यों चुप रहे, सब बोल रहे हैं, तो ये भी बोलेंगे कुछ, तो देखते हैं क्या बोले हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ आर्ट and science of choosing the target market and getting the keeping and growing customer by creating delivering the superior consumer value. जैसे मेरा टारगेट ऑडियंस कॉमर्स के बच्चे हैं कि भाई साहब इतने सारे स्टूडेंट हैं हमारे देश में, लेकिन कॉमर्स के बच्चे मेरे टारगेट होंगे, स्पेशली क्लास 11th एंड 12th. तो दैट इज माई नीश, और इसको टारगेट में कर रहा हूँ अपने सुपीरियर प्रोडक्ट से. तो यहाँ पे ये फिलिप कॉटलर अंकल का डेफिनेशन था. क्लियर है, इन्होंने मुझे एक्सपोज कर दिया. ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे ऑडियंस क्लास 11 और 12th है, ऊपर से कॉमर्स. क्वाइट एक्साइटिंग न्यूज़. ठीक है, तो ये हो गया. अब प्रोसेसिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. अब देखो प्रोसेस के बारे में समझते हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. पहला होता है चूज करना टारगेट मार्केट को, जैसे कि अ फर्म डिसाइड विच ग्रुप ऑफ अ कस्टमर इट वांट टू बी सर्व. किसको आपको सर्व करना है भाई साहब, किसके लिए आपको कंटेंट बनाना है. एग्जाम्पल, अ कंपनी में डिसाइड टू मैन्युफैक्चर रेडीमेड गारमेंट्स फॉर अ चिल्ड्रन अप टू 5 years. 5 साल के जो कॉकरोचेस होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए कपड़े बनाने हैं गाइस, रुमाल जैसे कपड़े. ओके, क्रिएटिंग एंड ग्रोइंग कंज्यूमर.
क्रिएटिंग एंड ग्रोइंग कंज्यूमर आफ्टर सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट, अपना छोटे वाले प्ले ग्रुप वाले मार्केट को टारगेट करके फोकस करना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनका कलर येलो लाल पीला डायपर बनाना उनके लिए, सेटिस्फाई करना कस्टमर को, वो डायपर पहन के आराम से सो पाए, अच्छी नींद नीला है रिलाई करना, रिटेन करना कस्टमर को कि जो तुम्हारे डायपर पहने वो डायपर उतारे ना कभी, जब भी उतारे तो फिर तुम्हारे डायपर के लिए रोना चाहिए अगला, दैट इज रिटेन द कस्टमर। समझ में आ रहा है। द मार्केटर मस्ट क्रिएट द डिमांड सो डैट द कंज्यूमर बाई द प्रोडक्ट एंड स्टे सेटिस्फाइड एंड रिकमेंडेड टू अदर। मतलब एक बच्चा क्वाँ क्वाँ करके बोली तुम भी ये डायपर पहनो अच्छा लगता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्रिएट करना सुपीरियर कंज्यूमर वैल्यू, मतलब मार्केटर का मेन जॉब होता है डिज़ाइन करो बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज जिससे कम्युनिकेट कर पाओ एक वैल्यू अपने कस्टमर्स को और परसुएड कर पाओ ठीक कंज्यूमर को जिससे वो उसको परचेस करे। जैसे कि मैं वन शॉट लेक्चर डाल रहा हूँ, जो बच्चा इस वन शॉट को पढ़ रहा है और उसको समझ में आ रहा है चीज़ें, उसको अगर यहाँ समझ में आया तो सोचो मेरे पेड क्लासेस में मैं कैसे पढ़ाता हूँ। समझ में आ रहा है ना। इससे ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती होगी, है ना। जैसे देखोगे अभी मेरे को 1 घंटा डॉट हो गया इस लेक्चर को लेते हुए, तो अब तुम देखोगे 4 पेज में पढ़ा पाया हूँ। अब भगवान की दया से मुझे लग रहा है 34 पेजेस का ये हमारा टॉपिक है, मतलब क्लास 12 का सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक है ये, लेकिन ईजी भी बहुत है। स्कोरिंग तो पूछो ही मत, मतलब 34 पेजेस में सिर्फ 4 पेजेस में 1 घंटा में पढ़ा पाया हूँ, जिसमें अभी भी ये इतना पार्ट बचा हुआ है। तो मैं रिवीजन में वन शॉट में इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तुम्हारे लिए, एक रात को बैठ के इतना बक 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 कर रहा हूँ। सोचो मैं रेगुलर क्लास जब लेता हूँ, जब मैं तुम्हें रेगुलरली पढ़ाता हूँ, तो तब कितना ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तो जो बच्चा इसको देख के अट्रैक्ट होगा, नहीं लगता कि तुम मेरे पेड क्लास में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है, ये परसुएट करना कस्टमर को कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए, आपको वो वैल्यू मिलेगा, है ना। दिस हेल्प टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड रिटेन द एग्जिस्टिंग वंस। मतलब तुम क्लास 12 में हो तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारे जूनियर जो 11th में है या 10 से 11 में जा रहे हैं उनको रिकमेंड करो मेरे बारे में, बिकॉज दिस विल बी योर ग्रोथ दक्षिणा फॉर मी, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पे आप जो पुराने कस्टमर है उसको भी आप रिटेन कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, प्लस नए कस्टमर भी अपने बना रहे हो। अब मेरे पास तो वो ऑप्शन नहीं है रिटेन करना, मतलब रिटेन का मतलब सीधे 12 में फेल करना, तब ना तुम अगले साल रिपीट करोगे मेरे साथ, जो कि मैं कभी नहीं चाहूँगा, ठीक है ना। तो वो ना हो, लेकिन हाँ आप नए कस्टमर्स बेसिकली नए स्टूडेंट्स को रिकमेंड करो, ठीक है। परफॉर्मिंग मार्केटिंग फंक्शंस, देखो मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करना, जैसे एनालाइज करना, प्लान करना मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, इम्प्लीमेंट करना मार्केटिंग प्लान्स को कि कैसे चीज़ें हमारे मार्केट में स्टैंड आउट करेगी, किस कैटेगरी के लोगों को सेलेक्ट करना है, सिटिंग अप अ कंट्रोल मैकेनिज्म जिससे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर पाए। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर डन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ये तो भाई बचपन से पढ़ते हैं ना हम लोग को, इक्विलिब्रियम में रहना है, कॉस्ट हमेशा कम रहना चाहिए, जो रिसोर्सेज है उसका 100% यूटिलाइजेशन करना चाहिए, यही वाली बात है। फिर मैनेजिंग द डिमांड, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज जनरली रिलेटेड टू द क्रिएटिंग द डिमांड, बट सम टाइम डिमांड नीड टू बी कंट्रोल्ड और रिड्यूस्ड, ठीक है ना। सम टाइम हम लोग को लगता है कि हम लोग को डिमांड को कंट्रोल भी करना चाहिए, उसको रिड्यूस भी करना चाहिए। इन केस ऑफ अ ओवरफुल डिमांड मार्केटर में रिड्यूस प्रमोशन और इंक्रीज द प्राइसेस। लगता है कि हमारा प्रोडक्ट है, बहुत डिमांड बढ़ गया, तो एक काम कर सकते हैं ना, हम लोग इसकी प्रमोशन जो एडवर्टीजमेंट मार्केट में चल रहा है उसको कम करते हैं और इसकी प्राइसेस को थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जिससे हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। मार्केट में देखोगे टीवी वगैरह पे कई बार कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ऐड चलती है, लेकिन बाद में उसके ऐड को थोड़ी कंट्रोल कर दी जाती है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट वो अपने आप बिकने लगता है, तो लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट पे कंपनियां सोचते हैं क्यों पैसा खर्च करें, उसको थोड़ा रोक लेते हैं, है ना। इन केस ऑफ इरेगुलर और सीजनल डिमांड, जैसे वुलन क्लॉथ्स को लेकर के मार्केटर ट्राई टू चेंज द डिमांड पैटर्न यूजिंग द डिस्काउंट, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं, डिस्काउंट वगैरह देते हैं, जिससे आप नॉर्मल सीजन में भी इन चीज़ों को खरीद पाओ। जैसे अभी देखोगे एसी वगैरह पर रिलेटिवली प्राइस थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, आई थिंक। Thus, market management is not only create the demand but also manage demand according to the market situation। समझ में आया। अब what can be the market, अब क्या आप मार्केट कर सकते हो। तो एक होता है फिजिकल गुड्स, बेसिकली दीज आर टेंजिबल आइटम्स जिसकी फिजिकल फॉर्म होती है, जैसे ये पेन, इसका फिजिकल फॉर्म है। ये स्टैंड देख लो, ये स्टैंड है फ़ोन का, ये भी फिजिकल फॉर्म रखता है। ये आप देख लो डायरी है मेरे पास, ठीक है, एक डायरी है, तो डायरी का भी फिजिकल फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फिजिकल गुड्स, वो ये सब क्या है, ये हमारे टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब सिंपल सी बात है जिसका फिजिकल फॉर्म हो, क्या है, जिसका फिजिकल फॉर्म हो, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड
एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, आईपॉड, आईपैड, बेसिकली मोबाइल फ़ोन, फुटवेयर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो इनको आप बेच सकते हो। मार्केटेड का मतलब आप कोई क्या चीज़ मार्केट करके बेच सकते हो, ठीक है। सर्विसेज हो सकता है, जैसे कि ये इंटेंजिबल होता है, बेसिकली इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ सकता है, मेरे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ सकते हैं, मगर मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसका कोई फॉर्म है क्या? नहीं ना। तो बिल्कुल इसका इंटेंजिबल बेसिकली एक्टिविटीज़ होती है जो सेटिस्फाई करता है कस्टमर की नीड्स को, जो तुम रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पे देखते हो। खैर, एग्जाम्पल इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ठीक है, बिजनेस के प्रोसेस आउटसोर्स कर देना, सिक्योरिटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंप्यूटर एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया। अरे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इंटरनेट सर्विसेज हो गया, इंटरनेट को देखा नहीं होगा लेकिन इस्तेमाल करते होगे इनकॉग्निटो ऑन करके। खैर छोड़ो। आइडियाज़, आइडियाज़ दैट ब्रिंग सोशल चेंज, अवेयरनेस दैट कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। वो आइडिया जो सोसाइटी में चेंजेस लेके आता है, ठीक है, इसको भी आप मार्केट कर सकते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीनेशन लगाइए, 5 2 बूंद का, भूलना मत वो वाला, देखा लापरवाही का नतीजा वो वाला। फैमिली प्लानिंग, 2 बच्चे हैं मीठी की उससे ज़्यादा छोड़ दो। ब्लड डोनेशन, जैसे कि खून दान कीजिए, कई लोगों को ऑर्गन डोनेशन को लेके किया जाता है। फिर आरबीआई का देखोगे एडवर्टाइजमेंट चलता है जिसमें बोलता है, आरबीआई कहती है किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी, पासवर्ड, एमपिन, टीपिन, ये सारी चीज़ें ना बताएं। हो गया। डोनेट करना नेशनल काउजेज़ के लिए, कई बार कोई नेशनल काउजेज़ आ गए, जैसे प्रधानमंत्री फंड्स होते, फ्लड रिलीफ फंड्स होते हैं, डिफरेंट फंड्स चलाए जाते हैं जिससे कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर होता है उस केस में उनकी मदद की जा सके, विक्टिम्स की। कैंपेन फॉर अ सोशल हारमोनी वगैरह वगैरह। पर्सन्स की बात करते हैं तो मार्केटिंग इज यूज टू प्रमोट इंडिविजुअल फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। किसी इंडिविजुअल को भी प्रमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो खुद को प्रमोट करता है, ठीक है ना। प्लेस की बात करते हैं तो सिटीज़ एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन आर मार्केटेड टू अट्रैक्ट द विजिटर। जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तो टीवी पे बहुत मस्त वो आता था, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा। मध्य प्रदेश का था, जैसे एक बोलता था गुजरात का होता है, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप आइए विजिट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ओके, जैसे आगरा में सिटी ऑफ लव, उदयपुर में सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है उदयपुर को, मैसूर में सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है मैसूर को, उड़ीसा में गॉड्स टाउन, गॉड्स ओन लैंड कहा जाता है उड़ीसा को, केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। जैसे जयपुर को शायद पिंक सिटी कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, ठीक है, भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे प्लेसेस का अलग अलग वो एक यूएसपी बताया जाता है। जैसे मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। इवेंट्स की बात करते हैं, इवेंट को भी प्रमोट किया जाता है। जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला, आईपीएल, क्रिकेट सीरीज वगैरह वगैरह, दिवाली मिल्स वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद फैशन शोज होते हैं, म्यूजिक कंसर्ट हो गया, फैमिली फेस्टिवल, एलिफेंट रेस, जो केरला टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इस इवेंट्स को भी प्रमोट करते हैं। फिर तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन जैसे फालतू चीज़ को भी तो प्रमोट करते हैं यार। फिर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑल्सो बी मार्केटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मार्केटिंग रिसर्च इन्फॉर्मेशन देना, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन देना, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटीज़, कोई रिसर्च पेपर निकालना, मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आए? तो हमारे पास 7 चीज़ें हैं, फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़, पर्सन, प्लेस, इवेंट्स, इंफॉर्मेशंस। इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। मैंने अच्छे से अपना पूरा जो वन शॉट में मैं कर सकता हूँ, नो डाउट रेगुलर क्लासेस में और डिटेल होता, बट यहाँ पे आपका क्वेश्चंस, मेरे आंसर्स, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बट ये वन शॉट है उसके हिसाब से मैं सही चल रहा हूँ। मुझे याद है मुझे बहुत फास्ट नहीं करना, ठीक है ना, लेकिन मुझे बहुत स्लो भी नहीं जाना है, बिकॉज इट पर्पस क्या, वन शॉट, तो वन शॉट ही होना चाहिए। बट मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ जो लिटरली में वैल्यू क्रिएट करे। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि क्लासेस हो गया बस कुछ समझ में नहीं आया, ये काउंटिंग बस पेज पे टिक नहीं लगना चाहिए कि मेरा मार्केटिंग पढ़ के हो गया, बल्कि मार्केटिंग समझ में भी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगे रहो साथ में, वीडियोस को देखते रहो, ठीक है, चाहे वो पार्ट्स में देखना, क्योंकि टाइम तो लगेगा भाई इसको पढ़ाने में। मेरे को लग रहा है 4-5 पेज पढ़ाने में मेरे को 1 घंटे लग गए। आगे चल के मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बिकॉज क्या होगा कि तुम थोड़ा सा और भी रूबरू हो जाओगे मेरे इस कॉन्सेप्ट से, इस नोट्स से, तो ये चीज़ें स्पीड आपस में बढ़ेंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से समझना,
ध्यान देना, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब कोई क्या होता है, मैनेजिंग ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। देखो जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ना, उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। अब इसमें क्या क्या आता है, हमारी प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, डायरेक्टिंग आती है, कंट्रोलिंग आती है, ठीक है ना, जो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। मतलब जो हमारे कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, उनके बीच में सेल्स होते हैं, बाइंग होती है ना, तो उसको ये फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब मेन एम क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, अचीव करना डिजायर्ड रिजल्ट, टारगेट मार्केट। जैसे ऊपर अब हम लोगों ने कुछ देर पहले बात करा था कि हर एक कैटेगरी के, जैसे लाइक मुझे अगर पढ़ाना है तो मेरे लिए टारगेट ऑडियंस कौन है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है। ओके, कॉमर्स के स्टूडेंट है, क्लास 11th हो सकते हैं, 12th हो सकते हैं, हो गया ना, बीकॉम हो सकते थे, ये मेरे टारगेट ऑडियंस हो गए। तो हमारे टारगेट मार्केट बेसिकली ये लोग हो जाते हैं। और इनके लिए मेरा कुछ भी टारगेट हो सकता है, जैसे कि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, मुझे रीच बढ़ानी है बेसिकली। ओके, रीच बढ़ानी है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बेसिकली। ओके, मुझे कोर्स सेल करना है, तो दिस ऑल आर माई डिजायर्ड रिजल्ट, जो मैं चाह रहा हूँ वो। और इसके थ्रू क्या होगा, मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। मतलब मार्केटिंग के द्वारा मैं एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म करूंगा। इसको पढ़ना, अकॉर्डिंग टू द मार्केटिंग एसोसिएशन प्रोडक्ट आइडियाज, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई करना चाहिए आपके इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। ठीक है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करो, जिसमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ होंगे, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसकी प्रमोट कैसे करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे है, जिससे हम लोग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या कर पाए, हम लोग मीट कर पाए। ओके, अब देखो यहाँ पे फिलिप कोटलर क्या बोलते हैं कि आर्ट एंड साइंस ऑफ सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट एंड की गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स। मतलब क्या होता है, ये एक आर्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं अपने मार्केट को। और बेसिकली देखो, मैं कॉमर्स को पढ़ाता हूँ, मैं लाख साइंस के बच्चों को अपने एडवर्टीजमेंट दिखाऊँ, क्या मेरा काम बनेगा? नहीं बनेगा, बिकॉज वो क्या है, वो साइंस के स्टूडेंट है। ओके, और उनके ये काम का कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये बोल रहा है कि अपने पहले राइट ऑडियंस को चुनना, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं उसको ग्रो करना। जैसे मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया, लोग आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, कमेंट्स करते हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा ऑडियंस देखो ग्रो हो रहा है। फिर उन्हीं ऑडियंस में से कुछ होंगे जो मेरे से ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे, तो मेरे कोर्सेस वगैरह को भी खरीदेंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में की क्या प्रोसेस होती है, इसको पढ़ते हैं। देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व चूजिंग टारगेट मार्केट, जो ऊपर अभी पढ़ा ना हम लोग कि मार्केट को टारगेट करना वगैरह वगैरह, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान देना। द फर्म फर्स्ट सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ कस्टमर। जैसे मान लो एक मैन्युफैक्चरर में डिसाइड टू मेक रेडीमेड गारमेंट्स फॉर चिल्ड्रन अप टू 5 years ओल्ड। ठीक है ना, क्लियर कट बोल रहा है कि मान लो कोई एक मैन्युफैक्चरर, जैसे मैं हूँ, एक कपड़े बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, मेरा टारगेट ऑडियंस है कि मैं 5 साल के बच्चों जो है ना, टॉडलर्स जिसको बोलते हैं, उनके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, कपड़े बनाना चाहता हूँ। ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए। ओके, तो दिस ऑल आर माई द टारगेट ऑडियंस। ऑब्वियस ये बात है, मैं उन पेरेंट्स को टारगेट करने की कोशिश करूंगा जो अपने 30 to 40 ईयर्स के बीच में है। बेसिकली ये वो लोग होंगे जिनके बच्चे 5 साल या उससे कम के आसपास होंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ से आपने क्या किया, ये टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करा, फिर क्रिएट करा रिटेनिंग कस्टमर। फिर हम लोगों ने क्या किया, आफ्टर सेलेक्टिंग, देखो क्या लिखा है, आफ्टर द सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट, ठीक है, आपको फोकस करना पड़ेगा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। आप ऐसे कपड़े बनाइए, ऐसे फैब्रिक के कपड़े बनाइए, क्योंकि ये बच्चे हैं तो इनको काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक वाले कपड़े चाहिए, थोड़ा वो बंदर वाले लुक होने चाहिए। ठीक है ना, तो वो हो गया। फिर रिटेन करना कस्टमर को केवल एक बार किसी प्रोडक्ट को बेचना ही काफ़ी नहीं है बच्चों, बल्कि उनको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि मेरे से कोई पेरेंट्स आते हैं और वो कपड़े खरीद के लेकर जाते हैं, चूँकि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ ना, तो अब अगर वो कपड़े घर पे लेके जाते हैं और उस कपड़े की जो फैब्रिक है बहुत घटिया क्वालिटी की है, तो बेसिकली वो कभी भी अपने बच्चों के लिए कपड़े मेरे पास नहीं आएंगे लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मेरे कपड़ों से उनके बच्चे की जो स्किन है, जो सॉफ्ट होती है बच्चों की, वो छिल जा रही है, इरिटेशन हो रहा है। ठीक है ना, आप अगर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट दिखते हो तो मतलब बेचते हो, तो आपके जो कस्टमर है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। एक्सपैंड करना कस्टमर बेस, जिससे वो दूसरे को क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं टीचर हूँ ना, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। मेरा जो ऑफलाइन सेंटर है ना, बहुत ही मामूली सा सेंटर, मैं कोई बहुत बड़ा कोचिंग मैंने शुरुआत नहीं की थी कोविड के समय ना, बट ऐसा था कि मेरा बचपन से क्या है कि मैं टीचिंग का कभी भी मेरा ऐसा कुछ ख्वाब नहीं था। जनरली सबका टीचिंग एज अ
पहला चूजन करियर नहीं होता है, मेरा भी वैसा था। बट जब दो कोविड का टाइम था, 2021-22 की समय थी, मेरे को याद है 21 का नवंबर दिसंबर का महीना था। तो मेरे पास कुछ पेरेंट्स आए और उनका कहना था कि बेसिकली जानते नहीं होता पड़ोस वाला, वैसा कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे अप्रोच करा, बोला कि आप कॉमर्स पढ़ाते हो, मतलब पढ़े लिखे हो, तो एक काम करो मेरे बच्चों को कुछ दिन के लिए पढ़ा दो, बिकॉज उनका बोर्ड एग्जाम है, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे थे क्लास 10 की, कॉमर्शियल स्टडी और कॉमर्शियल एप्लीकेशन, उनकी दोनों भाई बहन थे। तो एक जो बहन थी वो कॉमर्शियल एप्लीकेशन ले रखी थी और जो भाई थे उन्होंने कॉमर्शियल स्टडीज़ ले रखी थी। उनका मार्च में एग्जाम था, नवंबर एंड 25 नवंबर की बात है, मतलब दिसंबर मान लो, यानी दिसंबर जनवरी का समय था, फैब से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। और उनके बच्चे काफ़ी डरे हुए थे, बिकॉज कोरोना में लॉकडाउन के कारण ना ही कोई उनके घर पे ट्यूटर आ रहा था, ना ही इन्होंने कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन नहीं करा था। कुछ क्लासेस ज्वाइन करी थी ऑनलाइन में, बट अगेन उन्होंने फीस दिया, बट पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप पढ़ाओ, ठीक है, बट पढ़ाया और डर के मारे, मतलब मेरी हालत ख़राब रहती थी उस समय, ओके, लेकिन पढ़ाया जैसे तैसे करके, और इवेंचुअली क्या हुआ, दोनों बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स आया, ठीक है। और उसके बाद फिर और बच्चों ने पेरेंट्स ने अप्रोच करना शुरू किया। तो क्या था कि मेरा जो सेंटर है, बेसिकली मेरा जहाँ पे घर है वहीं पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे असल में क्या है कि वहाँ पे जो पेरेंट्स है ना, जब वो सेटिस्फाई हो गए मार्क्स से, उनके बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई, तो मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके पेरेंट्स थे कि नहीं सर आपने जैसा, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि अच्छा पढ़ाया तो बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन वो अलग बात है, मेरी फट के चारों रखी थी, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम किसी बच्चे को पढ़ाया था, वो भी बोर्ड स्टूडेंट, वो भी आईसीएसई बोर्ड, ठीक है ना। ऐसा था, मेरे दिमाग में चल रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। लेकिन मार्क्स जब आया यार, आउट ऑफ 100 95 94 उन्होंने स्कोर किया, विच इज़ गुड मार्क्स, बुरा तो नहीं बोलेंगे कि, बिकॉज मेरा भी उतना ख्वाब नहीं, मतलब मैंने भी ऐसा कभी भी सोचा नहीं था। फिर उन्होंने दूसरे पेरेंट को भी रिकमेंड किया, ऐसे ऐसे करते करते फिर भाई साहब फीस भी मिलने लगी। तो एज अ मेरा भी ख्वाब था कि मैं कुछ भी अपने दम पे भी कुछ करूँ लाइफ में, तो शायद एक बोलते हैं ना समय खुद ही चल के आती है आपके पास, तो इस तरीके से मेरा टीचिंग करियर शुरू हो गया, ठीक है। तो अब पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम जोड़ते हो 2022 से भी पकड़ लेते हो तो 22 23 24 25, हाँ ये 4 साल होने जा रहा है। तो आई हैव अ 4 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। ये क्यों हुआ? क्योंकि कस्टमर हमारा जो था वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया। मतलब कि इनिशियली तो कोई कस्टमर था ही नहीं, वो कस्टमर अपने आप आए थे बनने के लिए, और उन्होंने फिर वो एक तरीके से जर्नी को स्टार्ट करवा दिया मेरा, ठीक है ना। तो आज भी मेरे ऑफलाइन सेंटर पे कभी भी मैं ऑफलाइन में कोई ऐड नहीं रन करता, किसी भी प्रकार का कोई क्रीपी हरकतें नहीं होती हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। इवन ऑनलाइन में भी देखोगे तो मैं मतलब कि चीज़ें नहीं करना पसंद करता, ठीक है ना। तो मतलब यही है कि हमारे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है, और वो माउथ टू माउथ ऑर्गेनिकली दूसरे को रिकमेंड करते हैं, और फिर हमारे पास ऑडियंस आती है ना। इसलिए मैं भी आपको बोलता हूँ कि अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना, बिकॉज दिस इज़ द जो सबसे रिलायबल तरीका है। मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को रिकमेंड करता है, अपने जूनियर्स को रिकमेंड करता है, अपने भाई बहन को रिकमेंड करता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी फीस है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे सेटिस्फाई करना कस्टमर को, ये हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में और इंक्रीज करने में सेल्स। क्योंकि देखो, इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो एडवर्टीजमेंट और नकली पीआर वगैरह करवा के जो आते हैं ना, वो परमानेंट नहीं होते। लेकिन जब आप मेहनत करते हो दिन रात, ठीक है ना, और आपके ऑर्गेनिक तरीके से लोग ग्रो करवाते हैं आपको ना, वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, ठीक है। चलो, फिर आता है तीसरा, क्रिएट करना सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, मेन जॉब ऑफ मार्केटिंग मैनेजर का क्या होता है, डिज़ाइन करना एक ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कस्टमर को सच में वैल्यूबल लगे, ठीक है ना। जैसे देखो ना, आज इस लेक्चर में होने वाला है, क्योंकि देखो 1 घंटे के ऊपर हम लोग की लेक्चर जा चुकी है, ओके, और मुझे पता है कि ये 34 पेजेस को मैं अगले आने वाले 1 घंटे के भीतर कवर नहीं कर सकता, बिकॉज क्या है कि 1 घंटे बीत चुके हैं और हम लोग केवल 6 पेज 7 पेज कवर कर पाए हैं। तो मेरा टारगेट होगा कि भाई 1.5 घंटे के बाद मैं इस लेक्चर को बंद करूंगा, और पार्ट 2 में हम लोग आगे के लेक्चर्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। हाँ, मेरा इसमें जो बोला हुआ बात है, इस लेक्चर का जो सीरीज़ का जो बेसिकली एक एम है वन शॉट, वो वन शॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं हार गया यहाँ पे, ठीक है, हार मानता हूँ, लेकिन मैंने अपने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं की। ये लेक्चर को, इस चैप्टर को सम अप करना मेरे लिए 10 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन क्या 10 मिनट के अंदर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी? जवाब है नहीं समझ में आएंगी। उससे बेटर यही होगा कि तुम इस पीडीएफ को लो, बस ड्रैग अपॉन कर दो, हो गया ना, 2 सेकंड में पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गई। क्या तुम इसका कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, कस्टमर के लिए बेटर प्रोडक्ट रेडी करो। मेरा टारगेट हमेशा है कि मैं अच्छे से लेक्चर कवर करूँगा। जिस बच्चे को देखना है भाई 1.5x के स्पीड पर भी वो देख लेता है ना।
लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, जिससे कल होके कोई बच्चा 1x पे इस वीडियो को देख रहा है तो उसका टाइम खराब ना हो। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या चीज़ बोला जा रहा है, ये बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज को आप क्या करते हो, डिज़ाइन करना और परसुएट करना कस्टमर की उसको खरीदे। अब ऑब्वियसली बात है, मैं तुम्हें कुछ बेच तो रहा हूँ नहीं, लेकिन मैं तुमसे ये अभी तो ये बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट वाला काम है, बिकॉज मेरा चैनल पे भी मोनेटाइज नहीं है, तो मैं तुम्हें ये भी नहीं बोलूँगा कि तुम ऐड देख के मोनेटाइज करोगे, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि हाँ यार, इतना सपोर्ट तो कर सकते हो जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। ठीक है ना? इसके लिए क्या करना, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड दैट्स इट। ठीक है? और कम्युनिकेट करना बेनिफिट क्लियरली। जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे ही तुम मेरे लेक्चर को देखो, 1 घंटे को देख रहे हो लेक्चर को, तो तुम्हें बेनिफिट क्या मिलेगा कि तुम इस लेक्चर को देखने के बाद तुमको मार्केटिंग की कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली तुम PYQ पर जॉब मारो सर, एक एक क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता तुम्हें कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, अगर होता है तो कमेंट सेक्शन है ना, आके लिखो, वहाँ पे रिप्लाई मैं दूंगा, है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ है, कस्टमर प्रेफर करेगा प्रोडक्ट जो उनको ज़्यादा वैल्यू देता है। हमेशा कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को तभी प्रेफर करता है जब उसको लगता है कि नहीं, जब मैं इस पर खर्च कर रहा हूँ उससे ज़्यादा वैल्यू मुझे मिल रही है। ठीक है ना? जैसे मैं बात करता हूँ, मैं MS ऑफिस का 365 ऑफिशियल वर्जन यूज़ करता हूँ। हाँ जी, मैं क्रैक वर्जन नहीं यूज़ करता हूँ। ठीक है? तो सर बहुत अमीर हो? अमीर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ ICAI का। ठीक है? मैं क्या हूँ, मेरे को ICAI ने क्या दे रखा है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, जो कि बेसिकली सेंट्रल रीजन है, तो CRO070362 ऐसे करके नंबर है। ठीक है ना? ओके, मैं बता दिया, कट कर देता हूँ अच्छा नहीं होगा, ठीक है, जो भी है बता दिया तो बता दिया, तुम लोग अपने हो। तो ICAI दे के रखती है, मेरे को उसका ID भी मिला होगा, स्टूडेंट ID। तो मैंने MS ऑफिस वालों से कांटेक्ट किया कस्टमर सपोर्ट पे, और उसको अपनी ID वाईडी दे दी, बोली कि भाई साहब मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को बताओ। तो उन्होंने भाई डिस्काउंट पे मेरे को दे दिया। अब डिस्काउंट पे मिल रहा था, क्यों पायरेटेड चलाने का। ओके, तो बेसिकली यही मेरा एक सिंपल सा फंडा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिससे आप बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर पाओ, मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी। अब मेरे को पता है कि भाई एक 319 रुपीज़ या आई थिंक 390 रुपीज़ के आसपास ये पर मंथ में दे करके MS ऑफिस का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ, है ना? ले सकता हूँ। तो ये 319 रुपये में मेरे को हद से ज़्यादा एक्सेल यूज़ करना होता है। मैं एक्सेल बहुत यूज़ करता हूँ, MS ऑफिस बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पावर पॉइंट का यूज़ करता हूँ। MS ऑफिस तो हद से ज़्यादा, क्योंकि मेरे जितने MS वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, MS वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसका कारण है कि मुझे नोट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है, वो MS वर्ड पे ही पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो वैल्यू बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे MS ऑफिस ने मेरे लिए वो वैल्यू क्रिएट करी ना। तो ये भी बोलता है कि कभी भी कस्टमर के लिए वो वैल्यू क्रिएट करो। अब जैसे कि मैं देखो कि कई लोग लेक्चर जो मैं रिवाइज में पढ़ा रहा हूँ ना, देखोगे कई लोग ना रेगुलर क्लासेस में इतना पढ़ाते हैं। ओके, तो बेसिकली ऑब्वियस बात है, मेरा रेगुलर क्लासेस इससे भी ज़्यादा इन डेप्थ होता है। लेकिन हाँ, अगर ये आप रेगुलर क्लास में पढ़ रहे हो तो मतलब नहीं है ना। तो बेसिकली मैं आपके लिए वो वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। कोई भी ब्रांड है, कोई भी अच्छा ब्रांड जो आज तक बन पाया है, वो इसलिए बन पाया है क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू आपके लिए क्रिएट कर पाता है। जब आप पैसा खर्च करते हो तो आपको ये फील रहता है कि नहीं यार, पैसा लग रहा है तो प्रोडक्ट हमारा जो है वो बेहतर होगा। ठीक है? आगे आता है परफॉर्म करना मार्केटिंग फंक्शन को, मतलब जैसे एनालाइज करना, प्लान करना मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, इंप्लीमेंट करना मार्केटिंग के प्लान्स को, और सेटिंग करना कंट्रोल, सेटिंग ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। जिससे याद करो कंट्रोलिंग में पढ़ा था, जो भी प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करते समय उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। अगर लगता है कि कुछ भी हमारे जो स्टैंडर्ड डेविएट हो रहा है तो उसको वापस प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर उसको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है और उसको वापस से सही करना है। ठीक है? वही है। These activities are done to achieve the organizational goals and minimum possible cost। मेजर क्या होता है, ये एक्टिविटी का मेजर फंडा क्या होता है कि आप मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में क्या करेंगे, आपको अपने टारगेट को अचीव करना है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, अगर आप वाराणसी से हो, ठीक है ना, अगर तुम वाराणसी से हो तो तुम मुझसे ऑफलाइन में पढ़ सकते हो। ठीक है? ऑफलाइन में मुझसे पढ़ सकते हो। ठीक है? तुम मुझे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो 6388556077। इस नंबर पे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करना है। मैं तुम्हें क्या करूँगा, ऑफलाइन सेंटर पे मिल जाऊँगा। हाउएवर तुम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो तुम वेट करो, वेबसाइट पे चेकआउट करो। हम लोग का वेबसाइट है www.vedat.com, ये वेबसाइट है। एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अगर कोर्सेस अवेलेबल है, जो कि अभी नहीं है। ओके, फ्यूचर में अगर लाता हूँ तो तुम 27 में देख रहे हो, 26 में देख रहे हो, अगर मेरा कोर्सेस है तो तुम उसमें जा सकते हो। ठीक है? अभी तो फिलहाल जो है वो फ्री ही है, कुछ वो पेड वर्क नहीं है। देखो मैनेजिंग डिमांड, देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट यूजुअली क्रिएट द डिमांड। ये लोग क्या करते हैं, डिमांड को क्रिएट करते हैं। सर डिमांड को कैसे क्रिएट करते हैं? आप
कस्टमर को इंड्यूस करके। जैसे मान लो इंडिया में कभी डेयरी मिल्क, हमारे देखो पुराने ज़माने से मिठाइयाँ चलती थी, हमारे रसमलाई चलता था, गुलाब जामुन चलता था ना, डेयरी मिल्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन डेयरी मिल्क जब इंडिया में आया तो उन्होंने अपनी डिमांड को क्रिएट करा। क्रिएट कैसे करा? उन्होंने ऐड चलाए बहुत सारे, है ना, कुछ मीठा हो जाए ऐसा करके। रक्षाबंधन पे डेयरी मिल्क का कैडबरी सेलिब्रेशन करके निकाला उन्होंने। तो उन्होंने डिमांड को क्रिएट किया, ठीक है। अब डिमांड को क्रिएट करोगे तो उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, लोग आएंगे ना सामान को खरीदने के लिए। देखो बट सम टाइम डिमांड नीड टू बी कंट्रोल, लेकिन सम टाइम आपको डिमांड को कंट्रोल भी करना पड़ता है, क्योंकि हर एक फर्म के पास एक कैपेसिटी है चीज़ों को प्रोड्यूस करने की। उससे ज़्यादा अगर डिमांड आता है तो उसको थोड़ा कंट्रोल भी करना पड़ता है। देखो इन केस ऑफ ओवरफुल डिमांड, मार्केटर्स में रिड्यूस द प्रमोशन, इंक्रीज द प्राइजेस। इस केस में क्या करेंगे? अगर मान लो मेरे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है तो क्या करेंगे सर? तो उस केस में क्या क्या रहता है, मार्केटर्स क्या करते हैं, जो मार्केटिंग कॉस्ट है, जो एडवर्टीजमेंट वगैरह चल रहा था उसको रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि पता है लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, तो अब एडवर्टाइजमेंट करके कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा माल बिक रहा है ना, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इंक्रीज कर देते हैं प्राइस को, जिससे क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जा पाए। ओके आगे क्या बात करता है, इंक्रीज ऑफ इरेगुलर और सीजनल डिमांड, ठीक है, लाइक वुलन और क्लॉथ्स। देखो कि इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। अभी दिसंबर का महीना देख लो, सर पे टोपी अगर खोल दूँ तो मेरा बाल देख के तुम लोग हंसने लगोगे, बट मेरे को इरिटेशन हो रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर लो, हंस लो लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके ध्यान देना, अब थोड़ा इग्नोर करना मेरे लुक को, अजीब सा लग रहा है बट वो कैप के कारण है। ध्यान देना यहाँ पे अभी के समय में उलन क्लॉथ जो होंगे ना, उनका बेसिकली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो देखोगे अभी उलन क्लॉथ के जो प्राइजेस है वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके मार्केटर्स में ट्राई टू चेंज द डिमांड पैटर्न यूजिंग द डिस्काउंट और शॉर्ट टर्म ऑफर्स। समटाइम्स क्या होता है कि मान लो डिमांड कम है तो उसके लिए ऑफर्स वगैरह निकालते हैं, शॉर्ट टर्म ऑफर्स निकलता है ना, न्यू ईयर सेल वगैरह वगैरह। ओके तो ये चीज़ है। 10 मार्केटिंग मैनेजर इज कंसर्न विद द क्रिएटिंग, डिमांड को ये क्रिएट भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं डिमांड को, ठीक है ना। तो इस पर आपको क्या कर सकते हैं, इस पर आपको MCQ, एसेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। इन CUT में भी बहुत गंदा लग रहा है, कैप पहन ही लेता हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। चलो अभी आगे बात करते हैं, मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। मार्केटिंग में सेलिंग में क्या डिफरेंसेस होता है इसको समझना। मेनी पीपल थिंक मार्केटिंग सेलिंग आर द सेम, बट दोनों डिफरेंट होते हैं भाई साहब। मार्केटिंग एक वाइड कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो मेनी एक्टिविटी कहते हैं, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि आप प्रोडक्शन के पहले करते हो और आफ्टर द प्रोडक्शन करते हो। जैसे कि कोई भी चीज़ों की प्लानिंग, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन के पहले का बात है। लेकिन प्रोडक्शन के बाद की बात करें तो आप जैसे कि एडवर्टाइजमेंट रन करना वगैरह वगैरह, ठीक है, वो आता है। ब्रांडिंग करना, नॉट जस्ट सेलिंग, केवल सेलिंग ही एक पार्ट नहीं होता है। कोई भी चीज़ को खरीदते हो तो उसकी पूरी लेबलिंग वगैरह की जाती है। जैसे देखो मेरे सामने एक ना दवा का पैकेट है, तो देखो कि ये चीज़ क्या है, पैकेजिंग, इसके सारे डिटेल्स लिखे गए हैं। ओके तो ये सारे केवल सेलिंग इसमें नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ना, एक टेलीविजन सेल करना है, मार्केटर क्या करेंगे, विच टाइप एंड मॉडल टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, फिर प्राइस फिक्स किया जाएगा, फिर वेयर टू सेल द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, फिर कैसे प्रमोट करना है। इन शॉर्ट देखा जाए तो मार्केटिंग में प्लानिंग भी आता है, प्राइसिंग भी आता है, प्रमोशन भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है। सेलिंग को अगर देखोगे तो थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है, जो फोकस्ड होता है प्रमोट और सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट ओनली, ठीक है ना। ये यूज़ करता है टूल्स लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, पब्लिसिटी, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू कन्विंस द कंज्यूमर, जैसे कोई डिस्काउंट वगैरह दे देना, या फिर ये खरीदो तो टीवी खरीदो तो उसके साथ आयरन फ्री देना वगैरह वगैरह। द मेन एम ऑफ सेलिंग इज टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट फ्रॉम सेलर टू द बायर। मेन एम क्या है इसका, ट्रांसफर करना प्रोडक्ट किससे, सेलर से बायर को पे, ठीक है, और कन्वर्ट कर देना इसको कैश में। किस में कन्वर्ट करना, कैश में इसको कन्वर्ट कर देना। बेसिकली बेचोगे तो पैसा आएगा ना, वो वाला। अब देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या होता है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेहतर हमारे लिए होगा कि हम लोग अगले क्लास में करें, ठीक है। तो इसको हम लोग कब करेंगे, इसके पार्ट 2 के लेक्चर में, पार्ट 2 लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम लोग का पार्ट 1 जो है हमारा एंड होता है। अच्छे से पढ़ाना ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली। मैं फास्ट पढ़ा के बस गिनती के 1 शॉट कंप्लीट करूँ, ठीक है ना। कई बच्चों का क्या होता है ना कि 12th में उन्होंने मार्केटिंग भी ले रखे होंगे, तो उसमें भी ये चैप्टर आपके काफ़ी हद तक काम आएगा, आई बिलीव। ओके और कई बच्चे मार्केटिंग ले रखे तो आप क्लास 10th की कॉमर्शियल एप्लीकेशन में मार्केट एंड मार्केटिंग करके एक टॉपिक है जिसको मैंने यूट्यूब पर कवर कर रखा। वो ICSE बोर्ड की है, अगर तुम CBSE बोर्ड के भी हो तुम उसको देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए यूज़फुल है,
बिकॉज मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है ना क्या डिफरेंसेस है, तो रिकमेंड मैं तुम्हें करता हूँ। हाउएवर ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आगे के पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। देखो हम लोग आगे कहाँ से पढ़ेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट सारे आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।